देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एफएम का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। रीज़न बीइंग कि इसका यूज़ हर चैप्टर में आएगा। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट, जो पैसा आ रहा है बिजनेस के अंदर, उस वो पैसा फ्री में नहीं आता है। यही एफएम और अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग में मेन डिफरेंस है कि जो एफएम है वो ये कंसीडर करता है कि जो पैसा बिजनेस में आ रहा है वो फ्री का नहीं आ रहा है। हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम मटेरियल की कॉस्ट ले लेते हैं, लेबर की कॉस्ट ले लेते हैं, लेकिन हम उसमें ये नहीं देखते हैं कि इंटरेस्ट की कॉस्ट आ रही है या नहीं। और डिविडेंड जो है वो तो हम मानते हैं कि डिविडेंड तो फ्री का है ना, डिविडेंड की कोई कॉस्ट ही नहीं है। तो जब हम याद करिए कॉस्ट अकाउंटिंग में जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो वहां पर हम लोग केवल और केवल किस चीज की कॉस्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट को बनाने की, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब करते हैं। लेकिन वहां पर हम लोग कभी भी ये नहीं देखते हैं कि जो पैसा बिजनेस में आया है वो फ्री का नहीं है, उसकी भी कुछ कॉस्ट है। तो वो हम ग्रांटेड ले लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में कि वो सब फ्री का सौदा है, फ्री में पैसा आया है। लेकिन असल में इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं होता है। जो भी इंसान हमें पैसा दे रहा है वो फ्री में पैसा नहीं दे रहा है। चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, चाहे वो डिबेंचर होल्डर है, या कोई लोन दे रहा है, वो हमें कोई भी पैसा क्यों देगा? हमें कोई भी पैसा क्यों देगा? हमें पैसा इसलिए मिलेगा क्योंकि वो हमारे से कमाई करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, इसलिए हमें पैसा मिलता है ना। तो क्योंकि हमें पैसा इसलिए मिलता है क्योंकि उन्हें कुछ कमाई चाहिए। तो जो पैसा हमें दे रहा है उसको कुछ अर्निंग हो रही है, वो हमारी कॉस्ट हो जाती है। तो इस चैप्टर में हम वही सीखेंगे कि हमारी कॉस्ट क्या है और कितनी कॉस्ट है हमारी। क्योंकि जो पैसा हमें आएगा वो फ्री का नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको। इवन इक्विटी शेयर होल्डर भी जो हमें पैसा देंगे वो फ्री में नहीं देंगे, है ना। उन्हें भी हमारे से क्या चाहिए? अर्निंग चाहिए। ठीक है ना। तो सब कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि हमने कोई सामान 10 रुपए का बनाया और 11 रुपए में बेचा तो हम कहते हैं 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। एफएम कहेगा कि वो 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं है, पहले ये देखो कि जो पैसा आया है वो हमसे कितना पैसा जो इसमें इन्वेस्टेड है उसका एक तरीके से कॉस्ट क्या है। अगर पता चला 1 रुपए 20 पैसे की कॉस्ट आ रही है और 1 रुपए की हम कमाई कर रहे हैं तो हम लॉस में जा रहे हैं, ना कि प्रॉफिट में। तो यहाँ पर जो फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है उसे भी कंसीडर किया जाता तो डिविडेंड को कॉस्ट में मानते हैं। है। डिविडेंड को कॉस्ट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अदरवाइज आप तो ये मान डिविडेंड को, उसमें जब हम अभी इक्विटी शेयर की कॉस्ट निकालना सीखेंगे या प्रेफरेंस शेयर की, तो आप बताइए प्रेफरेंस शेयर इशू किया आपने, उनको क्या दे रहे हो बदले में? प्रेफरेंस में चलो समझ में आ रहा है, फिक्स वो है, पर इक्विटी में तो उसी का ही तो पैसा है, अपने बिजनेस में ही लगा रहा है, अपनी उसी, इक्विटी कमा तो रहा फिर आप डिविडेंड को कॉस्ट ना माने, अर्निंग जो है जितना वो चाह रहे हैं, जितना वो चाहते हैं वो तो कॉस्ट होगी या नहीं। चाहे मेरे। आप अगर मेरी कंपनी में पैसा लगा रहे हो बीइंग ए शेयर होल्डर, तो आप क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं चाहिए आपको, कुछ तो सोच रहे हो ना। तो आप चाह रहे हो 15-20% की कमाई हो जाए। बैंक में जाओगे, एफडी में 5%, 6%, 7-8% की कमाई होगी। तो एफडी में पैसा ना लगाकर मेरी कंपनी में पैसा क्यों लगा रहे हो? तो कुछ एक्सपेक्टेशन है आपकी, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो मेरी कॉस्ट है। आप अगर मेरे यहाँ जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी, आपकी इनकम है, मेरी कॉस्ट है। ऐसे ही आप अगर शेयर होल्डर हैं तो जो आपको डिविडेंड मिलेगा या जो आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, प्रॉफिट का हिस्सा जो आपका है, वो आपकी अर्निंग है, मेरी कॉस्ट है। तो उस कॉस्ट को हम इस चैप्टर के अंदर ध्यान रखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी एक ऐसी रेट ऑफ रिटर्न है जो फर्म को कम से कम कमाई करनी है, अर्निंग करनी है, कम से कम जो कमाई करनी ही है कंपनी ने। Cost of capital is the rate of return a firm must earn on its investment so that the market value of the firm remains unchanged.
हमारी कंपनी का शेयर का कुछ मार्केट वैल्यू होगा। जितना आप अगर शेयर होल्डर हैं और आपने जो एक्सपेक्टेशन लगा रखी है, अगर उतनी ही कमाई हुई तो मार्केट में शेयर के प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपने सोचा है कि आपको 20% की अर्निंग चाहिए और हम 20 से ज्यादा कमा लेंगे, तो हमारी शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? डिमांड सप्लाई रूल होगा। जब सबको पता चलेगा कि भैया नो ऑन एन एवरेज 20% की अर्निंग होनी चाहिए, लेकिन ये कंपनी 20 की बजाय 30-40% कमा रही है, तो ज्यादा लोग हमारी कंपनी के शेयर खरीदना चाहेंगे। खरीदेंगे किनसे? जो बेचेगा। बेचेगा क्यों? कोई आप एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, आप हमारी कंपनी में 20% की कमाई चाहते हैं और हम 30-40% की कमाई करके दे रहे हैं, तो आप क्यों बेचेंगे हमारी कंपनी का शेयर? तो आप नहीं बेचेंगे। तो जब कोई पैसा ज्यादा देगा आपको तभी तो बेचोगे। तो आपने शेयर खरीदा हुआ है बहुत पुराना, आज हमारी कंपनी का रिजल्ट अनाउंस हुआ, बहुत ज्यादा अर्निंग हो गई, तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपसे कोई भी खरीदेगा, आप बेचोगे नहीं। तो अगर आपने सोचा 20% की अर्निंग हो, उतनी हुई है, तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा नहीं। और अगर आपने सोचा 20% की अर्निंग होनी चाहिए, हो रही है 5% या लॉस हो रहा है, तो आप क्या करोगे? इस कंपनी से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, बेचो इस कंपनी के शेयर। खरीदेगा क्यों? कोई कोई भी नहीं खरीदेगा। सस्ते दामों पे बेचोगे तो ही खरीदेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो है जो आपको कमाई कम से कम करनी है। असल में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कहां से निकलेगी? अर्निंग से। तो जो अर्निंग होगी उसमें से आप इंटरेस्ट की कॉस्ट और डिविडेंड, ये सारी कॉस्ट रिकवर करोगे। तो जितनी अर्निंग है और उतनी ही कॉस्ट है, तो एक तरीके से ब्रेक इवन हो गया ना। तो अगर आपको कम से कम इतनी कमाई तो करनी है जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है। भैया आपने एक लोन क्यों लेते हो? आप लोन क्यों लेते हो? आपके पास पैसा कम है और आप कमाई करना चाहते हो, लोन लिया। अब लोन लिया, उसकी कॉस्ट है 10%, और आपने उस पैसे को जहां लगाया वहां से 10% से कम मिल रहा है, तो लॉस में नहीं जाओगे? 10% का लोन लिया और कमाई हो रही है 8%, तो आप क्यों लोन ले रहे हो? और अगर 10% का लोन लिया और 10% की ही कमाई है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन 10% से लोन लेकर के 12-15% कमा रहे हो, तो फायदा हो रहा है ना। लेकिन कम से कम कितना कमाना जरूरी है? 10%। नहीं तो भैया पैसा लोन वापस करो। तो यही लिखा है, कम से कम उतनी कमाई तो करो जो हमारी कॉस्ट है, ये लिखा है। तो ये क्या है? एक यार्ड स्टिक है, एक बेसिस है अप्रूवल या रिजेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई, पैसा कहां से लाएंगे? हमने सोचा लोन ले लेंगे, मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट पे कमाई 10% होगी, लोन भी 10% है। हम कहेंगे छोड़ो, क्या फायदा। हाँ, अगर हमें लगता है फ्यूचर में इसका कोई और बेनिफिट मिलेगा और हमें प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, तो हम लगा सकते हैं, भाई लॉस तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर हमारी कमाई हो रही है 9%, तो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, है ना। तो ये एक रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए यार्ड स्टिक है, एक पॉइंट है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें ये बताएगा कि यहां पैसा लगाओ या ना लगाओ। इन दिस वे इट बिकम्स ए टारगेट रेट ऑफ रिटर्न। ये टारगेट रेट है, इतनी तो कमाई करनी करनी है, या कट ऑफ रेट और हर्डल रेट और द फाइनेंशियल स्टैंडर्ड ऑफ द असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। अकॉर्डिंग टू Solomon Ezra, cost of capital is the minimum required rate of earning or cut off rate for capital expenditure। वही बात है, अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे एमजे गॉर्डन कहता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस द रेट ऑफ रिटर्न दैट ए कंपनी मस्ट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन इट्स वर्थ। वर्थ मतलब जो शेयर का मार्केट प्राइस वगैरह सब मिलाकर है, शेयर का प्राइस है, उसे मेंटेन करने के लिए जो कमाई करनी है वही कॉस्ट हो। तो ये सारी बात है। एक वैन हॉर्न है, इनकी बुक भी आती है, बहुत फेमस है। इन्होंने कहा है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंट ए कट ऑफ रेट फॉर द एलोकेशन ऑफ कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स। सारी बातें वही है
इट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ प्रोजेक्ट दैट विल लीव अनचेंज द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक। तो जो ऐसी कमाई जिससे मार्केट प्राइस पर कोई असर ना पड़े, वही हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। The concept of cost of capital can be expressed in terms of opportunity cost of capital. In this sense, cost of capital is the rate of return on the best alternate investment opportunity available to the firm. In other words, it is the rate of return which a company can earn by investing in circular fund outside the business. Suppose आप बाहर कहीं इन्वेस्ट करके 10% की कमाई कर सकते हो, और आपको कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहां 9% की कमाई है, तो आप क्यों लगाओगे वहां पैसा? अपॉर्चुनिटी है आपके पास 10% की कमाई की, तो 9% आप क्यों लगाएंगे? इनफैक्ट इट इज सेक्रीफाइस्ड ऑल्टरनेटिव रिटर्न। जैसे आप कहीं जॉब करते हैं और आपको 1 लाख रुपीज पर मंथ की सैलरी मिलती है, आपसे कहा जाए कि आप हमारे साथ बिजनेस करो और हम आपको 80,000 रुपीज का प्रॉफिट मिनिमम देंगे, तो आप नहीं मानेंगे, क्योंकि 1 लाख रुपीज की ऑलरेडी आपकी अर्निंग हो रही है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम आपको 80,000 का प्रॉफिट दे रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि भैया 80,000 का तो प्रॉफिट हो रहा है, आप कहेंगे 20,000 का लॉस हो रहा है। क्यों? 80,000 रुपए का प्रॉफिट और कॉस्ट एक और है जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, कि भैया आपकी एक अपॉर्चुनिटी थी जो लॉस्ट हो गई 1 लाख रुपए की, तो 20,000 का लॉस हो रहा है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि आप बाहर जाकर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। In this sense, cost of capital may be termed as a lending rate. हम कहीं और कमाई कर सकते हैं, किसी और को उधार दे सकते हैं, उससे जो हमें कमाई मिलेगी वो भी हम कह सकते हैं कि भैया और कहीं, जैसे हमने लोन वगैरह तो ऑलरेडी ले लिया, अब अगर हम उस पैसे को कहीं और उधार दे दें आगे या इन्वेस्ट कर दें, वहां से 10% की कमाई होगी, तो हमें जो और प्रोजेक्ट में पैसा लगाना हुआ कम से कम इतनी कमाई तो होनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो व्यूड एज बोरोइंग रेट। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा है कि जो पैसा हमारे पास आया वो वाली हमारी कॉस्ट है। जैसे हमारी 9% की कॉस्ट है, क्या है, 9% लोन लिया, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% कह सकते हो। लेकिन अगर हम कहीं बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां पर हमें 10% की कमाई है, तो एक ऑल्टरनेट बात है कि भैया 10% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। अब किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे तो आपको कम से कम 10% की कमाई तो चाहिए चाहिए, क्योंकि 10% आप और कहीं से भी मिल रहे हैं, वो भी है, या बोरोइंग रेट से देखो जो भी ज्यादा है वो देख सकते हैं। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए। कैपिटल बजटिंग मतलब पैसा कहाँ लगाया जाए, इस डिसीजन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग करता है। Without ascertaining cost of capital, no logical decision can be taken on capital investment projects. हम कोई लॉजिकल डिसीजन नहीं ले सकते। क्या इंपॉर्टेंस है? डिजाइनिंग द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको याद है हमने एक चैप्टर पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, है ना? एक उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी भी है, तो वो किस हिसाब से डिसाइड होता है डिसीजन और थ्योरी की हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, हम इंटरेस्ट को कंसीडर करते हैं, डिविडेंड को कंसीडर करते हैं, तो वहां पर हमारी हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट को डिसीजन लेने में असिस्ट करता है, कहीं पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें, एक्सपेंशन करें या ना करें, उसमें भी हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें जो पैसा लगेगा तो उतनी कमाई भी हो रही है या नहीं। रेशनल एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि हम नेशनल इकोनॉमी का हिस्सा है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मदद से हम अच्छी से अच्छी जगह पैसा लगाएंगे, कमाई करेंगे, तो हम नेशनल रिसोर्सेज को सही ढंग से एलोकेट करेंगे। इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट, कोई भी कंपनी अच्छे से काम कर रही है, प्रॉफिट में काम कर रही है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट
अच्छे लेवल सही तरीके से काम कर पा रहा है, तो उसको इवेल्युएट भी हम कर सकते हैं। कोई कंपनी लॉस में चल रही होती है तो उसके सीईओ या मेन जो बंदा है, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, उन्हें रिजाइन देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि वो पॉलिसी उनकी फेल हो रही है। गवर्नमेंट के केस में भी अगर कोई कंट्री है, उसको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है या कुछ है, तो हर कोई कहता है भैया प्रधानमंत्री या जो उस कंट्री में हेड, अगर प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, उसका सब कहते हैं रिजाइन दो भैया, छोड़ो, तुम्हारे से नहीं हो पा रहा, नहीं चला पा रहे। जबकि चलाता वो नहीं है, वो केवल डिसीजन लेता है। काम करने वाले तो वो लोग होते हैं, लेकिन वो कैसा इंसान है, किस तरीके से उसका काम करने का तरीका है, ढंग है, वो काम खुद नहीं करता, करवाता है दूसरों से, है ना। बेसिस ऑफ अदर फाइनेंशियल डिसीजन, हमारे को और छोटे मोटे बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, जैसे डिविडेंड कितना दें ना दें, और प्रॉफिट बोनस शेयर दें या ना दें। उसे बोनस शेयर इशू करने को हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। राइट इशू करें या ना करें। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए हम देखते हैं कि भैया पैसा उधार कहाँ से लेना लें। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तो बहुत सारी चीजों में ये इस्तेमाल होता है। हमारी कॉस्ट दो तरीके की होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट of any source of capital is the rate of return of cash flow of the financing opportunity. In other words, it is the rate of return that the firm pay to the procure financing. आपने पैसा लिया है, जैसे लोन लिया है, लोन लेने के बदले में आप क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट। तो जेब से इंटरेस्ट का पैसा जा रहा है ना, इसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। इट इज thus the cost of raising funds. Implicit cost of capital is the rate of return associated with the best investment opportunity for the firm and its shareholders that would be foregone if the project under consideration by the firm were accepted. ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इम्प्लिसिट, कि जैसे आप अगर अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस में जा रहे हो, तो लाख रुपए कहीं देने थोड़ी ना पड़ रहे हैं आपको, देने तो नहीं पड़ रहे, लेकिन वो आपकी जेब में आ नहीं रहे। तो जो चीज जेब में नहीं आ रही है, आ सकती थी लेकिन नहीं आ रही है, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। और जो जेब से पैसे जा रहे हैं, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। It is thus the cost of using the funds. In short, explicit cost arises fund were raised, whereas the implicit cost arises when funds are used. भाई आपने लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट देते हो, ये क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और आप कहीं पैसा लगा रहे हो, तो ऐसी जगह पैसा लगाया जहां कमाई कम हो रही है, तो जितनी कमाई कम हो रही है वो एक तरीके से इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई आपकी। ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे? हमें पता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है मिनिमम जो कमाई चाहिए इन्वेस्टर को या सप्लायर ऑफ द फर्म को। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिपेंड करती है रिस्क, बिजनेस के रिस्क पर, इन्वेस्टर के रिस्क पर, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, जैसे रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। ये क्या होता है? आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है? रिस्क फ्री होती है। क्यों? आपको पता है कि किसी कंपनी में आप पैसा लगाएंगे और कंपनी डूब जाएगी तो पैसा डूब सकता है, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा सिक्योर्ड है। अगर गवर्नमेंट को लॉस भी हो रहा है तो भी वो आपको पैसा देंगे। तो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट क्या है? आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाओ, वहां से जो कमाई होगी। तो आप एज ए बीइंग ए इन्वेस्टर सोचें कि आप किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद रहे हैं, तो वहां से आपको 8% की कमाई हो रही है। कितनी की? तो अब एक कंपनी कह रही है वो अपने डिवेंचर इशू कर रही है,
उन्होंने कहा जी 7% इंटरेस्ट देंगे, कोई भी नहीं खरीदेगा हमसे। मान लिया हमारी कंपनी डिबेंचर इशू करना चाहती है, हमने कहा जी 7% हम इशू ही नहीं कर सकते, इशू करेंगे कोई नहीं खरीदेगा। रीजन भी 8% तो गवर्नमेंट दे रही है जो रिस्क फ्री है, तो हमारे बिजनेस में तो रिस्क है, कोई पैसा क्यों लगाएगा, हमें 8% से ऊपर ही इंटरेस्ट रेट रखना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्री अगर गवर्नमेंट का 5% है तो 5% से ऊपर रखना है, 7% है तो 7% से ऊपर, 10 है तो 10 से ऊपर। तो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करेगा ना हमारी कॉस्ट, अगर वो कम है तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, ज्यादा है तो ज्यादा हो जाएगी। तो ये रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट ऐसा है जो रिस्क फ्री है। जैसे गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी इशू करी और उसमें पेमेंट की कोई टेंशन नहीं है, इंटरेस्ट की कोई टेंशन नहीं है, थ्योरेटिकली कि रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है, और ये सप्लाई डिमांड या गवर्नमेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा, है ना। अब मार्केट सोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द interest rate of risk free, which is consisted of two components. One is real interest rate. The real interest rate is the interest rate payable to the lender for supply of funds, or in other words for shuffling the, जो आप पैसा दे रहे हैं, एक तो देखो वो होता है कि आपको पैसा मिला उस पर इंटरेस्ट देना है आपने। दूसरा परचेजिंग पावर रिस्क प्रीमियम, व्हेन ए लेंडर लेंड्स मनी ही इज इन फैक्ट लेंड्स हिज प्रेजेंट परचेजिंग पावर इन फेवर ऑफ द अदर पार्टी। After some time, when the lender gets the repayment, he recovers the same face value of money. But if the price have increased during the same period, then he is not getting back the same purchasing power which is lent. ये परचेजिंग पावर रिस्क प्रीमियम का मतलब एक तरीके से इन्फ्लेशन इफेक्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आप ऐसा एज्यूम करो, आपने किसी को 1 लाख रुपए दिए 6% के हिसाब से, 1 साल के बाद आपको क्या मिलेगा, और 1 साल के लिए ही दिए मान लिया, तो 1 साल बाद आपको क्या मिलेगा, 1,06,000 रुपए। आप कह रहे हो जी 6,000 रुपए का फायदा हो गया हमारा। अब इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है, आप जो पहले 1 साल पहले 1 लाख रुपए का सामान खरीद रहे थे वो 1,08,000 रुपए का हो गया। इन्फ्लेशन रेट 8% है, तो आपको फायदा नहीं हुआ, आपको नुकसान हो गया 2,000 रुपए का। क्यों? क्योंकि आपको जो आज वापस मिले हैं वो उतने वापस नहीं मिले जितने दिए थे। परचेसिंग पावर के हिसाब से जो चीज 1 लाख की आती थी वो 1,08,000 की होगी। इसका मतलब अगर आपको आज 1,08,000 मिलते ना तब भी आप कोई प्रॉफिट में नहीं थे। प्रॉफिट में तो आप तब होंगे जब 1,08,000 से ऊपर मिले। इसे सिंपल तरीके से ये भी समझ सकते हैं, आप एक जगह जॉब करते हैं, आपको 1 लाख रुपया मिलता महीने का। अब आपको 1 लाख रुपए 1 साल हो गया तो उन्होंने आपकी सैलरी बढ़ाई और आपने सैलरी 1 लाख से बढ़ाकर 1,06,000 कर दिया। आप खुश हो गए कि हमारी सैलरी बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई है, 8% सैलरी बढ़ी, 6% तो आपकी सैलरी घट गई है, बढ़ी नहीं। इसको ऐसा समझिए। तो ये भी फैक्टर है कि अगर महंगाई ज्यादा बढ़ेगी तो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, लोगों को ज्यादा अर्निंग चाहिए। बात समझ में आती है? आपके बिजनेस में रिस्क कितना है? अगर आपके बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है तो लोग आपके बिजनेस में जो पैसा लगाएंगे वो तभी लगाएंगे जब आप उन्हें ज्यादा कमाई का लालच देंगे, या ये कहिए रिस्क और रिटर्न का सेम रिलेशनशिप होगा। रिस्क बढ़ेगा तो आपको कमाई भी ज्यादा चाहिए, तभी पैसा लगाओगे। तो एक और फैक्टर ये है कि हमारे बिजनेस में कितना रिस्क है और हम इंटरेस्ट वगैरह कितना देना चाहते हैं। अगर रिस्क ज्यादा है तो every project has to affect on the business risk of the firm. If a firm accepts a proposal which is more risky than average risk,
The investment will probably raise the cost of funds so as to compensate for the increased risk. आप जहां पैसा लगा रहे हैं वहां कमाई के साथ साथ ज्यादा रिस्क है, तो वो रिस्क सीधा सीधा इन्वेस्टर के हाथ में जाएगा, क्योंकि पैसा तो उन्हीं का लगा हुआ है, तो उन्हें भी ज्यादा कमाई चाहिए, है ना। या आपने बहुत सारा लोन ले रखा है, और लोन ले रहे हो, तो रिस्क बिजनेस में बढ़ते जा रहा है ना। दिस प्रीमियम एडिड फॉर द बिजनेस रिस्क कंपनसेशन इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस रिस्क प्रीमियम। भाई लोन ज्यादा लोगे तो वो फाइनेंशियल रिस्क होगा, वो अगले पॉइंट में आएगा। हम ये बात कर रहे हैं कि आप जहां पैसा लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, उस जगह में रिस्क बहुत ज्यादा है। तो जिस जगह जो बिजनेस मॉडल है आपका, वो मॉडल अगर ज्यादा रिस्की है तो इन्वेस्टर को ज्यादा कमाई चाहिए। जैसे आप एक फैक्ट्री लगा रहे हो गुटखा लगाने की, गुटखा बनाओगे और बेचोगे। गुटखा कई जगह बैन हो चुका है ना। तो पता चला कभी भी बैन हो सकता है, रिस्क बहुत ज्यादा है। या आप पॉली बैग पॉलीथीन बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हो, पता पॉलीथीन जब मर्जी देखो बैन होता रहता है। तो आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें बिजनेस में बड़ा रिस्क है, तो कोई भी पैसा क्यों लगाएगा जब उसे ज्यादा कमाई की उम्मीद होगी। There would be obviously be a point at which the investor will not like to supply the funds regardless of the return. The fund would be ready to pay. The firm might have become too risky at this stage. It may be noted that business risk premium is strictly related to the firm, unlike the risk-free interest rate, which depend upon external factor. बिजनेस रिस्क हमारे पर्टिकुलर बिजनेस का रिस्क है, जबकि इंटरेस्ट फ्री रेट ये तो गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड हो रहा है, मार्केट डिसाइड कर रहा है, लेकिन बिजनेस रिस्क हमारे बिजनेस मॉडल से डिसाइड हो रहा है। फाइनेंशियल रिस्क, आप लोन लेते चले जाइए तो बिजनेस में फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा। तो फाइनेंशियल रिस्क अनदर टाइप ऑफ रिस्क है जो इफेक्ट करता है। कंपोजिशन और मिक्सिंग पर डिपेंड करेगा। अगर आप इक्विटी कम और लोन ज्यादा ले रहे हो तो इससे हमारा फाइनेंशियल चार्जेस बढ़ जाएंगे, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, और हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा। तो फर्म की अर्निंग पर शेयर टू द ईवीआईटी में रिलेशनशिप हमें बताएगा। ज्यादा लोन है, ज्यादा फिक्स कॉस्ट सिक्योरिटी है, तो ज्यादा रिस्क है। डेट इक्विटी रेशो भी हम कह सकते हैं, ज्यादा हो जाएगा तो लोगों को ज्यादा कमाई चाहिए। कुछ और अदर कंसिडरेशन हो सकते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी या मार्केटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। कई बार मार्केट में मार्केटिंग से जिसका जो चीज ज्यादा बिकती है उसका वजह क्या होती है, चीज में दम नहीं होने की बजाय मार्केटिंग बहुत बढ़िया होती है, एड बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उस वजह से भी होता है। लिक्विडिटी की पोजीशन कैसी है, पैसा कितनी जल्दी आपको वापस मिल सकने की उम्मीद है, ये भी कुछ इन्वेस्टमेंट के केस में डिसाइड करता है। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिसे हम के से डिनोट करते हैं, इसमें इन्होंने तीन चीजें बोली है। फर्स्ट, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो हमने सबसे पहले पढ़ा, प्लस बिजनेस रिस्क, प्लस फाइनेंशियल रिस्क। ये तीन मेजर चीजें हैं जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिसाइड करती हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जो पैसा चाहता है वही हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अगर फर्म को पैसा चाहिए सिक्योरिटी इशू करके, तो उन्हें वो रेट ऑफर करना पड़ेगा जो उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर, तभी लोग उसे पैसे लगाएंगे और खरीदेंगे, अदरवाइज कोई पैसा आपको नहीं देगा। टूल्स होते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे हमारे पास हैं सोर्सेज जिससे हम पता लगा लेंगे। तो जो इन्वेस्टर है डिसीजन लेने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले कंपेयर भी तो करेगा कि उसे कितनी कमाई होगी और कहीं कितनी कमाई हो रही।
जैसे आपके यहाँ कोई जॉब के लिए आए और आप उसे सैलरी ऑफर करें, तो सैलरी जो ऑफर करेंगे वो ये भी तो डिपेंड करेगा कि आपके जैसे बिजनेस वाले और जो अपने एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देंगे। तो अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी अवेलेबल है? इन अदर वर्ड्स, द इन्वेस्टर विल बी रेडी टू सप्लाई द फंड ओनली इफ द फर्म ऑफर्स ए रिटर्न विच इज एट लीस्ट इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। कम से कम उतनी तो अर्निंग दोगे आप उसको जितनी और कहीं मिल रही है। The opportunity cost of investment may be defined as the return foregone by investor on the alternative investment opportunity of the same or comparable risk. So the cost of capital of company may be defined as the opportunity cost of supplier of the fund, that is investor. तो हम ये भी कह सकते हैं। रिस्क और रिटर्न की क्या रिलेशनशिप है? Relationship between the risk and return is based on premise that the investor must be compensated for undertaking the additional risk. ज्यादा रिस्क होगा तो उसको कंपनसेशन मिलनी चाहिए इन्वेस्टर को, अदरवाइज दे विल नॉट सप्लाई द फंड्स। भी इन्वेस्टर कौन है? सप्लायर ऑफ फंड्स। ऑब्वियसली नो इन्वेस्टर वुड लाइक टू इन्वेस्ट से 8% डिवेंचर ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनी अगर कोई बैंक डिपॉजिट 8% या 8% से ज्यादा है, कोई हमें पैसा नहीं देगा, क्योंकि हमारे बिजनेस में बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क एडिशनल है जिसके बदले में हम उन्हें कंपनसेट नहीं कर रहे। और कमर्शियल बैंक में लगभग नील रिस्क है हमारे बिजनेस के कंपैरिजन में। द डिफरेंस इन रिस्क मेक्स दैट 8% बॉन्ड्स टू बी कंसिडरेबल लेस अट्रैक्टिव। हमारे 8% बॉन्ड अट्रैक्टिव नहीं होंगे। However, the investor might be willing to commit the funds for these bonds if the interest offered by company is higher than 8%. अगर हम 8% से ज्यादा कमाई करके देंगे तो लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। द इन्वेस्टर डिमांड्स ए कंपनसेशन फॉर बियरिंग रिस्क। रिस्क के बदले में उन्हें क्या चाहिए? कंपनसेशन चाहिए। In general, therefore, it can be said that all debt holders have a less risky position than the preferential holders. ये क्या बात है? आपने लोन में पैसा लगा रखा है तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब देती है कंपनी? प्रॉफिट और लॉस हो दोनों ही सिचुएशन में। लेकिन प्रेफरेंस शेयर खरीद लिए तो कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड मिलेगा। तो अगर आप लोन में पैसा लगाओगे तो आपके लिए कम रिस्क है। एंड बोथ ऑफ दिस बी ए लेस रिस्क देन इक्विटी शेयरहोल्डर। इक्विटी शेयरहोल्डर को सबसे आखिरी में पैसा मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो दोनों मतलब डिवेंचर होल्डर और प्रेफरेंस होल्डर का रिस्क इक्विटी से भी कम है। और इक्विटी की मार्केट प्राइस तो बहुत ज्यादा तेजी से चेंजेस होती है। तो डिफरेंस इन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दिस सिक्योरिटी ट्रूली रिफ्लेक्ट द डिफरेंस इन द रिस्क लेवल। रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप इन्वेस्टर की जो है वो इस तरीके से है कि हम मान लिया बात करते हैं, ये दिया हुआ है हमें, देखो ये रिस्क है। रिस्क मतलब फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क, सब मिलाकर रिस्क को हम जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन से डिनोट करते हैं। वैसे हम इसके बारे में और डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन से फिलहाल हम मान लेते हैं कि रिस्क को हम कर रहे हैं। वैसे ये एक पार्ट ऑफ द रिस्क होता है। एक रिस्क एंड रिटर्न का चैप्टर है, फाइनल में आता है वो, उसमें डिटेल में हम पढ़ते हैं कि कितना रिस्क है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब कुछ। अब देखो रिस्क है 0, ये कहाँ होगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। मान लिया वहां पर 5% की कमाई मिल रही है आपको, तो आप और एक ऐसे बिजनेस में गए जहां रिस्क थोड़ा बढ़ गया, तो वहां पर रेट सपोज 6% हो गया, तभी आपको मिलेगा। तो ये जो 5 और 6% के बीच में जो फर्क है 1% का, ये रिस्क प्रीमियम है, रिस्क के बदले में जो आपको पैसा मिल रहा है। और अगर इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो यहाँ तो बहुत ही ज्यादा रिस्क है, रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पर पता चला 12% चाहिए उन्हें।
तो ये जो 5% और 12% के बीच में 7% का फर्क है, ये रिस्क का है। तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर की बढ़ती जाएगी और उसी वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम मेजरमेंट कैसे करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो हम इसको मेनली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या कॉस्ट ऑफ डेट, जिसे हम केडी से डिनोट करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जिसे हम केपी से डिनोट करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसे के ई से डिनोट करेंगे। और रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, जिसे के आर से डिनोट हम करेंगे। तो ये 4 मेजर पार्ट हैं जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बात कर रहे हैं हम चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, जहां पर हम ये पता लगाते हैं कि जो भी बिजनेस में फंड्स इनफ्लो हो रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या है, और उसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। और जब हम सबको अलग अलग कॉस्ट को निकालना सीख लेंगे तो उसके बाद में हम लोग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालना एंड में सीखेंगे। मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? ए कंपनी receives capital from different sources and cost of each sources differ from each other। कंपनी के पास अलग अलग जगह से पैसा आता है, जैसे लोन से भी ले सकती है कंपनी पैसा, डिबेंचर से भी अमाउंट आ सकता है, इक्विटी शेयर से भी आ सकता है, और इन सब की कॉस्ट भी अलग अलग होती है। क्योंकि जो हमारे पास, जैसे हम लोग बात करें कि इंटरेस्ट देने में कंपनी को टैक्स बेनिफिट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट देने से प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम होता है, तो वो सस्ता पड़ता है। डिविडेंड देने से टैक्स कम नहीं होता है, क्योंकि डिविडेंड बिजनेस एंड प्रोफेशन के चैप्टर में इनकम टैक्स में डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं है एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, तो इसलिए टैक्स बर्डन कम नहीं होता डिविडेंड देने से। तो इस वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिफरेंट रहती है। हेंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी, द फर्स्ट स्टेप इज द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज ऑफ फंड। अलग अलग कॉस्ट निकालना सीखेंगे, दैट इज स्पेसिफिक कॉस्ट, एंड देयर आफ्टर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोसीड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज असर्टेन। तो सबसे पहले अलग अलग सोर्सेज की कैपिटल निकालना सीखेंगे, एट द एंड उन सबको लेकर एक वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना सीखेंगे। This is known as company's cost of capital. The different component of company's capital structure are as follows. Debt और borrowing, जो पैसा लोन से आता है, डिवेंचर से आता है, वो डेट, कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं, केडी से डिनोट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर से अमाउंट आता है तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स केपी से डिनोट करेंगे। इक्विटी शेयर से अमाउंट आएगा केई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। एंड रिटेन अर्निंग के आर, रिटेन अर्निंग, जो प्रॉफिट बच गया और हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उसकी भी कॉस्ट है, वो भी फ्री का नहीं है। द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट हम देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ डेट। जो हमने लोन लिया उसकी क्या कॉस्ट आ रही है हमारे लिए। A company obtains debt generally by issue of debentures. Usually rate of interest payable on debenture is treated at its cost as it cost, but it is not correct. देखिए, अगर हमने 10% डिबेंचर इशू किए तो उसकी कॉस्ट 10% है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके 2-3 रीजन है। पहला रीजन ये कि जो हमने डिबेंचर इशू किए हैं उस पर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, उस इंटरेस्ट देने पर हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा और टैक्स बेनिफिट की वजह से कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन अगर हमने डिबेंचर प्रीमियम पर इशू किया है तो कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाएगी, डिस्काउंट पर इशू किया है तो कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, और रिडेम्पशन प्रीमियम पर है, किस पर है, उस पर भी डिपेंड करेगा। इन फैक्ट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी मैच्ड विद द नेट कैश प्रोसीड, जो हमारे पास अमाउंट आया है। इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट को हम नेट प्रोसीड कहते हैं। जो हमने डिबेंचर इशू किया और जो अमाउंट आया वो सेम फेस वैल्यू के इक्वल हमेशा नहीं होता है। एज द इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द फर्म इज क्वालिफाई फॉर टैक्स डिडक्शन, जैसा मैंने अभी आपको बताया, टैक्स पेमेंट करने पर
हमें फायदा होता है इंटरेस्ट देने से। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज सिचुएशन नंबर 1 और सेकंड है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस सपोज 10,000 है। सिचुएशन 1 में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 10,000 और टैक्स रेट सपोज 30% है, 3,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7,000। सिचुएशन नंबर 2 लेते हैं जहां पर हमें इंटरेस्ट 2,000 देना पड़ रहा है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 8,000। 8,000 का 30% 2,400, तो हमारा 5,600 रुपीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। अब यहां पर हम देखें ध्यान से तो हमारी जेब से 2,000 रुपए का इंटरेस्ट गया, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाई दे रहा है 2,000 का गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इंटरेस्ट को देने की वजह से 600 का टैक्स बेनिफिट हो गया, और 600 का बेनिफिट होने की वजह से एक्चुअल में हमारी जेब से जो अमाउंट गया वो केवल 1,400 गया, तो इसे बोलते हैं टैक्स बेनिफिट। तो हम क्या कह सकते हैं, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके भी हम निकाल सकते हैं कि हमारी एक्चुअल में क्या कॉस्ट आई है, नेट कॉस्ट आफ्टर टेकिंग टैक्स बेनिफिट। तो यहां पर लिखा हुआ है द इफेक्टिव कैश फ्लो आउटफ्लो इज लेस देन द एक्चुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मेड बाय द कंपनी टू द डेट होल्डर बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स शील्ड ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट। इसको टैक्स शील्ड भी बोलते हैं, टैक्स बेनिफिट भी बोलते हैं। डेट कैपिटल हमारी दो टाइप की है, परपेचुअल और इरिडेमेबल। मतलब जो हमने लोन लिया लेकिन हमें कभी भी लोन का प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं करना है, केवल हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। एक होता है रिडीमेबल डेट, मतलब जिसको हमें वापस करना है, अमाउंट को वापस करना है। जनरली रिडीमेबल डेट ही होते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन रिडीमेबल या परपेचुअल भी हो सकते हैं। उसके लिए हम पहले परपेचुअल की कॉस्ट निकालना सीखते हैं। परपेचुअल या इरिडीमेबल डेट, दीज आर द डेट विच आर रिपेबल ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी बंद होगी तभी पैसा देना है, अदरवाइज हमने इनको कोई भी अमाउंट नहीं देना है। फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट of this type of debt capital, amount of interest payable on it is divided by the net proceed from the issue. The amount is, तो क्या बता रखा है हम उसको देख लेते हैं। अगर हमें कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, जिसे हम AD या CD कह सकते हैं, तो ये होगा हमारा इंटरेस्ट की हमारी कॉस्ट आई है डिवाइड बाय जो हमारे पास अमाउंट आया नेट प्रोसीड्स इंटू 100। अब ये हमारा बिफोर टैक्स है, क्योंकि हमने अभी टैक्स के बारे में कोई बात नहीं करी है, तो ये हम कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स निकालना सीख रहे हैं। इसे शॉर्टकट में हम कह सकते हैं इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। नेट प्रोसीड्स क्या होता है? नेट प्रोसीड्स होता है हमारी जेब में नेट अमाउंट कितना आया, और वो क्या होता है, इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस। इशू प्राइस का मतलब है कि अगर हमने डिस्काउंट पर इशू किया है तो डिस्काउंटेड प्राइस, प्रीमियम पे इशू किया है तो प्रीमियम वाला प्राइस, मतलब इशू प्राइस। 100 वाला डिवेंचर 100 में इशू किया है तो इशू प्राइस 100 हो जाएगा। 2 रुपए का एक्सपेंस है तो नेट प्रोसीड 98 हो जाएगा। अगर हमने प्रीमियम पर इशू किया है तो हमारा अकॉर्डिंगली उस हिसाब से इशू प्राइस में से इशू एक्सपेंस लेस करके नेट प्रोसीड्स आ जाएगा। डिस्काउंट पर इशू किया है तो उस पैटर्न पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारी जेब में कितना अमाउंट आया, तो कितना पैसा आया कितना पैसा जा रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट क्या है। तो कॉस्ट ऑफ डेट है इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। नेट प्रोसीड ऑफ डेट implies par वैल्यू ऑफ डेट प्लस प्रीमियम ऑन इशू। पार वैल्यू में प्रीमियम इशू प्रीमियम ऐड कर दीजिए अगर प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, माइनस कर दीजिए फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर हमने कोई भी अंडरराइटिंग कमीशन दिया है, ब्रोकरेज दिया है, कोई भी एक्सपेंस किया है तो वो माइनस हो जाएगा, और डिस्काउंट भी माइनस हो जाएगा अगर हमने डिस्काउंट पर इशू किया है। फ्लोटेशन कॉस्ट अगर परसेंटेज में दिया हुआ है, अब ये कई बार बहुत बड़ा इशू आ जाता है।
हमें क्वेश्चन में लिखा है फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2%। अब इशू प्राइस 100 नहीं है, फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस 110 है। अब फ्लोटेशन केस अब हम किस पर लें, इशू प्राइस पर लें या फेस वैल्यू पर लें? ये इशू है, एक बहुत बड़ा इशू है ये। इफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज देन इट कैन बी अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू और इशू प्राइस बाय गिविंग एप्रोप्रिएट नोट। तो भैया नोट देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही, कुछ लोग फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं, कुछ लोग इशू प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। In this assignment, in most of the cases, it is calculated on the face value, क्योंकि ज्यादातर लोग फेस वैल्यू पर ही उस परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। Since interest qualify for tax deduction in determining net income, the effective cash flow is less than the actual payment of interest. ये मैंने अभी भी आपको समझाया भी था, दिखाया भी था। By the firm to the debt holder by the amount of tax shield on the interest payment, and hence in the above formula for calculating after tax cost of debt capital, हम क्या करेंगे, टैक्स बेनिफिट ले लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स हो जाएगा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। तो हमने दो फॉर्मूला देख लिया, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। हम चाहें तो जो ऑलरेडी अगर हमने निकाल रखा है बिफोर टैक्स, तो उसको 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ कर देंगे। आगे हर जगह जरूरी नहीं हम लगा पाए, इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि मैं आपको, अगर आफ्टर टैक्स चाहिए तो इन दोनों ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन को चूज करूँ। यहाँ तो दोनों में से सेम आंसर आएगा, आगे जाकर कभी कभी हो सकता है दोनों से सेम आंसर ना आए, तो हमारा सेकेंड वाला कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स को अगर हम 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रॉन्ग आ सकता है, इसलिए मैं आपको राय दूंगा ये करिए। किसी वजह से अगर हमें फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दी या एग्जिस्टिंग डेट के बारे में बोला है, तो नेट प्रोसीड निकालते हुए हम लोग जो नेट प्रोसीड लेते हैं, नेट प्रोसीड की जगह हम मार्केट प्राइस ले लेंगे, उसी को लेकर चलेंगे इन प्लेस ऑफ नेट प्रोसीड। चलिए हम एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि इसे कैसे अप्लाई करना है। पेरिस लिमिटेड हैज टेकन ए लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम लंडन बैंक। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस लोन इज 10%. Paris Limited has incurred 500 as expense for getting this loan. Calculate cost of this loan. तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ टैक्स रेट हमें दिया नहीं है। अगर हमें टैक्स रेट नहीं दिया तो हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकाल नहीं पाएंगे, तो हमें बिफोर टैक्स ही निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। लोन 50,000 का है, तो फेस वैल्यू या हम कह सकते हैं इशू प्राइस 50,000 है, और नेट प्रोसीड्स होता है जो हमारी जेब में आता है, इशू प्राइस माइनस एक्सपेंस, और 500 रुपीज़ का एक्सपेंस होने की वजह से हमारी पास जो अमाउंट आ रहा है वो 49,500 रुपीज़ का आ रहा है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर देते हैं, ना कि नेट प्रोसीड पर। 50,000 का लोन लिया है तो इंटरेस्ट हमें 50,000 पर ही देना पड़ेगा, चाहे हमारी अमाउंट 49,500 हो नेट प्रोसीड या 51,000 हो। 5,000 का इंटरेस्ट है। फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स रेट दिया हुआ नहीं है, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। इंटरेस्ट है 5,000, नेट प्रोसीड है 49,500। तो कैलकुलेट करते हैं, 5,000 डिवाइड बाय 49,500 इंटू 100, 10.10%। तो कितना इजी था ये, जिसमें हमने कैलकुलेट किया कि भैया कितना आ रहा है हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। एक और क्वेश्चन करते हैं। डबलिन लिमिटेड है, इन्होंने 12% डिबेंचर्स इशू किए हैं 10,000 के पार पर, और इशू एक्सपेंसेस हैं 5%। टैक्स रेट भी यहाँ पर दिया हुआ है। इशू प्राइस इज 10,000 क्योंकि पार पर इशू किए हैं, और एक्सपेंसेस 10,000 का 5%। यहाँ कोई टेंशन नहीं है क्योंकि
पार पर ही इशू किए हैं, तो 500 रुपीज का एक्सपेंस हो गया। नेट प्रोसीड्स 10,000 माइनस 500, 9,500। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर देते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो 10,000 पर ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो 10,000 का 12%, 1,200 रुपीज इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर हमें कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स चाहिए, फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100, 1,200 अपॉन 9,500 इंटू 100, 1,200 डिवाइड बाई 9,500 इंटू 100, 12.63%। और अगर हमें कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स चाहिए, तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100, 1,200 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। तो ये हो जाएगा 8.84%। इस क्वेश्चन में आप इसी को ऐसा भी कर सकते थे, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इज कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, 12.63 इंटू 1 माइनस 30%, दैट इज 8.84%। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये यहाँ पर तो आप लगा पा रहे हैं, लेकिन आगे जाकर हो सकता है सेकंड फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा है ये आप अप्लाई ना कर पाए, तो ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान से इसको अप्लाई करना है बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स निकालने के लिए। कंपनी इशू करना चाहती है 1,000 10% डिबेंचर्स 500 रुपीज के, और इसके लिए इनको 8 रुपये पर डिबेंचर का खर्चा करना पड़ेगा। हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, टैक्स रेट 40% एज्यूम करते हुए। तो हमें सबसे पहले देखें तो फेस वैल्यू है और इशू प्राइस भी यही है, 10,000 1,000 इंटू 500, 5 लाख। इशू प्राइस भी यही है, फेस वैल्यू भी यही है। इसमें से हमने इशू एक्सपेंसेस माइनस करें, 1,000 इंटू 8,000, तो हमें नेट प्रोसीड्स पता चली, 4,92,000 हमारी नेट प्रोसीड्स है। अब इंटरेस्ट हमेशा हम फेस वैल्यू पर देते हैं, 5 लाख का 10% 50,000, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब हमें टैक्स रेट 40% है, कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। अगर हमें बिफोर टैक्स निकालना है तो हम पहले इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100 लिखते हैं। 50,000 इंटरेस्ट है, 4,92,000 की नेट प्रोसीड है, तो ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। अब हम कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स निकालते हैं, $10.16 इंटू 1 माइनस 40%, मतलब 60% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10.16 इंटू 60%, तो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स आ गया 10.16%, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स 6.1%। क्वेश्चन नंबर 4, सिंगापुर लिमिटेड है, इन्होंने 30,000 इरिडीमेबल
14% डिबेंचर 150 के इशू किए। जो इशू अमाउंट का 5% हमारा कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है। कंपनी का टैक्स रेट 40% है, हमें कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए। फेस वैल्यू और इशू प्राइस इसमें भी सेम है, 30,000 इंटू 150, 45 लाख माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट या इशू एक्सपेंसेस 5%, 2,25,000 नेट प्रोसीड्स 42,25,000, 42,75,000 इंटरेस्ट 45 लाख इंटू 14%, कितना इंटरेस्ट हो गया? कॉस्ट ऑफ डेट। अब अगर हमसे कुछ नहीं कहा, केवल पूछा कॉस्ट ऑफ डेट, तो आप आफ्टर टैक्स निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा जाए बिफोर आफ्टर टैक्स दोनों निकालिए, आपको दोनों निकालना होता है, अदरवाइज आप आफ्टर टैक्स निकालिए। तो आफ्टर टैक्स कैसे आएगा? इंटरेस्ट को ही मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस टैक्स रेट से अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100, 6,30,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100, कितने परसेंट आ गया? तो यहाँ पर 5,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं 8%, 10 रुपीज वाले 10% प्रीमियम पर। फेस वैल्यू का 2% कॉस्ट ऑफ इशू है। रेट ऑफ टैक्स 60% है। हमें आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। फेस वैल्यू 5,000 इंटू 10 मतलब 50,000 हमारी फेस वैल्यू है। और इशू प्राइस 50,000 प्लस 10% प्रीमियम, तो 55,000 रुपीज हमारा इशू प्राइस है। इसमें से कॉस्ट ऑफ इशू माइनस कर देते हैं, वह 2% ऑफ फेस वैल्यू, तो 50,000 का 2% 1,000, तो हमारा 54,000 नेट प्रोसीड्स आ गई। जो इंटरेस्ट है वो हमेशा फेस वैल्यू पर लगता है, तो 50,000 का 8% इंटरेस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 4,000 KD after tax is interest into 1 minus tax rate upon net proceed into 100. 4,000 into 1 minus tax rate on net proceed into 100. 2.96%। न्यूयॉर्क लिमिटेड है, इन्होंने इशू किया है 10,000 14% डिबेंचर्स 100 ईच का 5% डिस्काउंट पर। तो फेस वैल्यू हो गया 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपीज, और 5% डिस्काउंट है, तो इशू प्राइस हो गया, इसमें 5% का डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये अमाउंट हो जाएगा
9,50,000 और कॉस्ट ऑफ इशू, ये इशू प्राइस है। नेट प्रोसीड के लिए हम कॉस्ट ऑफ इशू मतलब इशू एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। कॉस्ट ऑफ इशू है 2%, तो 10 लाख का 2% 20,000, तो नेट प्रोसीड्स आ जाएगी हमारे पास इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस। इशू प्राइस है 9,50,000, इशू एक्सपेंसेस है 20,000, तो आपकी जेब में 9,30,000 आए। ये तो नेट प्रोसीड हो गया। अब इस पर इंटरेस्ट 14% है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इंटरेस्ट होता है हमेशा फेस वैल्यू पर दिया जाता है, फेस वैल्यू पर दिया जाता है इंटरेस्ट। तो 10 लाख का 14% इंटरेस्ट हो जाएगा 1,40,000। तो कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला है इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100, तो 1,40,000 डिवाइड बाय 9,30,000 इंटू 100, ये आ गया 15.05%। ये 15.05% आ गया। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100, 1,40,000 इंटू टैक्स रेट हमें 30% दिया है, 1 माइनस 30% अपॉन 9,30,000 इंटू 100, 98,000 डिवाइड बाय 9,30,000 इंटू 100, 10.537%, तो 10.54%। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स भी आ गया और कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स भी आ गया। कंपनी ने 1,000 डिवेंचर इशू किए हैं, 1,000 का एक है, डिस्काउंट है 4%, तो फेस वैल्यू 10 लाख और इशू प्राइस 4% डिस्काउंट का होता है 9,60,000। कॉस्ट ऑफ इशू है 3%, तो इसका मतलब हमारे पास नेट प्रोसीड्स जो आएंगी वो 3% का और कॉस्ट घटाने के बाद 9,30,000 आएंगी। हमें कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स चाहिए, टैक्स रेट 50% दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100, इंटरेस्ट है हमारा 14%, तो 1,40,000 और 9,30,000 हमारे पास नेट प्रोसीड्स है, तो 15.05% हमारा कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100, तो 1,40,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाय ये हो जाएगा 7.525%, 7.53% हम बोल सकते हैं। हांगकांग लिमिटेड है और ये 2,000 डिवेंचर इशू करना चाहते हैं, 100 का एक है और कंपनी ने कुछ खर्चा किया है, 2% अंडरराइटिंग कमीशन है, 1% ब्रोकरेज है एंड 4,000 का एक्सपेंस है। फेस वैल्यू 2 लाख लेस इशू एक्सपेंसेस अंडरराइटिंग कमीशन
4,000, brokerage 2,000, printing and other expense 4,000। हमारे पास जो पैसा आएगा वो आएगा 1,90,000 रुपीज। जो इंटरेस्ट है वो है 2 लाख रुपीज का 8%, 16,000। कॉस्ट ऑफ डेट पूछा है, टैक्स रेट नहीं दिया तो यहाँ पर हम बिफोर टैक्स ही निकाल पाएंगे। इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100, तो 16,000 डिवाइड बाई 1,90,000 इंटू 100, 8.42%। लास्ट क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें टैक्स रेट एक्स्ट्रा आ गया। फेस वैल्यू 1 लाख, इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर ही होता है 8,000, 8% है, और इशू प्राइस 1 लाख माइनस एक्सपेंसेस, तो अंडरराइटिंग 1,500, ब्रोकरेज 500, प्रिंटिंग 500। तो हमारे पास कितना अमाउंट आया? 97,500। कॉस्ट ऑफ डेट हमसे केवल पूछा फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डेट, तो अगर वैसे आप कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स भी निकाल दोगे तो काम चल जाएगा, बिफोर टैक्स नहीं भी निकालोगे फिर भी फॉर द सेफ साइड में निकाल कर बता रहा हूँ, वरना आप केवल कॉस्ट ऑफ डेट पूछा है तो आप आफ्टर टैक्स निकाल सकते हो। इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100, 8,000 अपॉन 97,500 इंटू 100, कितना आ गया? 8.20। और कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स निकालना है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100, 8,000 इंटू 1 माइनस 30% अपॉन 97,500 इंटू 100, तो ये हो गया 5.74%। हम चाहें तो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कर सकते हैं, लेकिन ये अभी तो कर सकते हैं लेकिन आगे जाकर हमेशा ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ ये बात, क्योंकि अगर अभी आपने करा और आप एग्जाम में भूल गए कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए हम लोग हमेशा ऐसे ही करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जहाँ पर मॉस्को लिमिटेड ने इशू किए हैं 20 लाख रुपीस के डिवेंचर्स, 30% टैक्स ब्रैकेट में है, इशू एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए हैं, हमें अलग अलग इशू प्राइस दिया हुआ है। तो फेस वैल्यू है 20 लाख, तो इंटरेस्ट फेस वैल्यू पर ही लगता है हमेशा, तो 20 लाख का 8% इंटरेस्ट हो जाएगा 1,60,000। फर्स्ट है इशू एट पार, इसका मतलब नेट प्रोसीड तो 20 लाख हो जाएगी क्योंकि इशू एक्सपेंसेस तो है नहीं, तो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला लगाते हैं, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100, तो इंटरेस्ट है 1,60,000 इंटू टैक्स रेट है 30%,
नेट प्रोसीड 20 लाख into 100, 5.6%। अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं जहां पर इशू किया है एट 10% डिस्काउंट, नेट प्रोसीड 18 लाख हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला 1,60,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। तो ये हो गया 6.22%। थर्ड केस जहां पर नेट प्रोसीड है प्रीमियम की वजह से 22 लाख और कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा 1,60,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। 5.09%। हमने 3 सिचुएशन में आंसर निकाला। पार पर इशू करा जाए तो क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा, डिस्काउंट पर और प्रीमियम पर। कायरो लिमिटेड है और वो 100 लाख रुपीज इशू करना चाहते हैं बाय वन ऑफ द टू अल्टरनेटिव मेथड्स। वन ऑप्शन इज 14% इंस्टीट्यूशन टर्म लोन इशू करें, या दूसरा ऑप्शन है 13% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू करें। टर्म लोन का ऑप्शन में कोई कॉस्ट नहीं आएगी, लेकिन डिवेंचर में डिस्काउंट पर इशू करना पड़ेगा और इशू एक्सपेंसेस भी आएंगे। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया है। तो ऑप्शन नंबर 1 14% इंस्टीट्यूशनल लोन, तो नेट प्रोसीड 100 लाख होगी, इंटरेस्ट 14 लाख आएगा, टैक्स रेट 30%। तो हम लोग कॉस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन लोन निकालते हैं। %9.8। अब सेकंड ऑप्शन लेते हैं, डिवेंचर इशू करें। ऑप्शन नंबर 2 डिवेंचर्स। तो अगर हम डिवेंचर इशू करते हैं तो इशू प्राइस 97.5 लैक्स हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट पर इशू किया है और इशू एक्सपेंसेस भी हैं 50,000। तो हमारे पास जो नेट प्रोसीड्स होगी 97 लैक्स होगी। इंटरेस्ट रेट 13% है, तो इंटरेस्ट 13 लाख हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ डेट अगर हम देखें तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। 9.38%। तो नो डाउट हमें ऑप्शन नंबर 2 सस्ता पड़ेगा। अगर हम डिवेंचर इशू करते हैं तो हमें वो लेस एक्सपेंसिव हो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9.38% आ रही है। देखिए, फ्लोटिंग डेट का मतलब होता है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड नहीं है।
जैसे हम देखते हैं लोन लिया 10% का इंटरेस्ट रेट है तो फिक्स्ड है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोन हम लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड नहीं होता, इट डिपेंड्स कि और किसी चीज पर डिपेंड होता है। तो कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग डेट, now the companies are raising debt on the rate of interest that varies from time to time के हिसाब से चेंज होता है। floating debt rate is certain percentage of interest will be fixed in nature over and above the fixed rate of interest. The lender will charge extra rate of interest depending on the money market and economic policies of the country. The commercial banks are now lending at prime lending rate plus variable portion of interest that vary from customer to customer. जैसे बैंक है, बैंक को आरबीआई से पैसा मिलता है मान लिया, तो बैंक को आरबीआई से मान लिया 4% मिल रहा है, तो क्या कह सकता है बैंक कि हम लेंडिंग रेट प्लस 2% पर आपको लोन देंगे, क्योंकि आरबीआई ने कल को रेट बढ़ा दिए तो आपका रेट भी हम बढ़ा देंगे। द वेरिएबल पोर्शन विल एक्ट लाइक ए रिस्क प्रीमियम, जो आपको हम लोन दे रहे हैं उस रिस्क प्रीमियम के हिसाब से चलेगा। इन केस एन एस्टेब्लिश एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज तो वेरिएबल रेट विल बी लेसर। मान लिया आप बहुत अच्छे हैं तो कंपनी बैंक आपसे कह सकता है प्राइम लैंडिंग रेट प्लस 1% पे देंगे, किसी की हालत ज्यादा खराब है तो प्लस 2-3% हम कर सकते हैं। इन केस रिस्क इज अटैच्ड टू द lending the variable rate will be more. An example floating debt rate is company raises from external sources on terms of LIBOR plus 3%. लिबोर होता है लंदन बेस्ड बैंक बोरोइंग रेट होता है, लंदन बेस्ड इंटर बैंक बोरोइंग रेट होता है, इसे सिंपल लिबोर बोल देते हैं। तो ये जैसे आपने किसी से लोन लिया, उन्होंने कहा लिबोर प्लस 3% है, तो कंपनी को 3% जो देना पड़ेगा वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जो नॉर्मल रेट है लैंडिंग रेट उससे। 3% को फिक्स मार्जिन या स्प्रेड बोल सकते हैं। तो लिबोर अगर 6% है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% हो जाएगा, है ना। लिबोर अगर 5% हो गया तो रेट 5 + 3 8% हो गया। लिबोर वेरिएबल है क्योंकि वो इंटर बैंक इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, जैसे यहाँ लिखा है इस्तांबुल लिमिटेड ने लोन लिया है 2 करोड़ रुपए का कमर्शियल बैंक से, प्राइम लैंडिंग रेट प्लस 4% और प्राइम लैंडिंग रेट 12% है, तो इन शॉर्ट ये 16% का इंटरेस्ट रेट हो गया। बस बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सिंपल तरीके से। इंटरेस्ट रेट बताने का तरीका थोड़ा सा अलग हो गया कि वो प्राइम लैंडिंग रेट प्लस 4% है, प्राइम लैंडिंग रेट 12% है तो 12 + 4 16% हो गया। लिबोर भी हो सकता है, वो एक एग्जांपल था। इंडिया में माइबोर MIBOR मुंबई बेस्ड इंटरेस्ट बैंक बोरोइंग रेट चलता है, तो क्वेश्चन में बोल सकता है माइबोर प्लस 2%। आप एग्जाम में कहिए माइबोर क्या बोला, हम क्वेश्चन छोड़ देंगे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने बता दिया कि माइबोर प्लस, अगर यहाँ लिखा होता 4% और माइबोर 12% होता तो सिंपल 16% इंटरेस्ट रेट है, बस बात खत्म, सिंपल सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो कंपनी का टैक्स रेट है 40%, हमें कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, तो देखो 12 और 4 16% हो गया, तो 2 करोड़ का 16% 32 लाख का इंटरेस्ट हो गया। तो फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। 32 लाख रुपए का इंटरेस्ट, टैक्स रेट 40%, 2 करोड़ रुपए का नेट प्रोसीड, तो 9.6% आ गया हमारा। कोई टेंशन। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है रोम लिमिटेड ने रेज करा है 50 लाख रुपए का लोन और इंटरेस्ट है प्राइम लैंडिंग रेट प्लस 3% और प्राइम लैंडिंग रेट 7% है, तो ऐसी सिंपल ये भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे 13 क्वेश्चन है, रोम लिमिटेड ने लोन लिया है 50 लाख रुपए का और टर्म्स ये है कि जो इंटरेस्ट दिया जाएगा प्राइम लैंडिंग रेट प्लस 3% पर दिया जाएगा। प्राइम लैंडिंग रेट है 7%, इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया 10%, टैक्स रेट हो गया 35%, इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया 50 लाख का 10%, 5 लाख, कॉस्ट ऑफ डेट हो गया इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100,
इंटरेस्ट है 5 लाख, 1 माइनस 35% अपॉन 50 इंटू 100, 6.5% आ जाएगा। अब तक हम बात कर रहे थे परपेचुअल डेट के बारे में, जहां पर पैसा वापस नहीं करना होता, केवल लिक्विडेशन के समय पैसा वापस करना होता है। अब हम बात कर रहे हैं रिडीमेबल डेट के लिए। इसका मतलब एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम लोन लेते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं और उस टाइम पीरियड के बाद में हम रिडीम कर देते हैं, रीपेमेंट कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे, आइए देखते हैं। रिडीमेबल डेट, इरिडीमेबल डेट आर नॉट फाउंड इन प्रैक्टिस। कायदे से तो मैंने पहले भी बताया था कि इरिडीमेबल डेट बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर रिडीमेबल डेट ही होते हैं। मोस्टली डिबेंचर आर रीपेबल विद इन ए लिमिटेड टाइम। हमें बताया होता है कि कितने टाइम के बाद में उनको रिडीम करना है। इन द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सच डेट्स, टाइम पीरियड ऑफ देयर रिडेम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द एक्सेस ऑफ अमाउंट पेबल ऑन द मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर ओवर देयर नेट प्रोसीड इज ए लॉस। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि सपोज आपको नेट प्रोसीड्स मिली जो आपने डिवेंचर इशू करे, उससे सपोज आपको 95 रुपीज मिले। 100 रुपीज का डिवेंचर था, फेस वैल्यू पर इशू किया, 5 रुपए का फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया। अब सपोज इसको वापस आप कर रहे हैं पार पर, मैच्योरिटी वैल्यू इसकी पार है, तो भी आपको 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। और अगर मैच्योरिटी वैल्यू प्रीमियम है, सपोज 102 पर दे रहे हैं, तो आपको जो दोनों का डिफरेंस है 7 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो ये 7 रुपीज का लॉस 1 ईयर का लॉस नहीं है, ये ड्यूरिंग द टेन्योर, जितना समय के लिए आपने उस पैसे को यूज किया, डिबेंचर इशू किए रखे, उतने टाइम का लॉस है। अगर 5 ईयर के लिए आपने इशू करे थे डिबेंचर्स, तो ये 7 रुपीज 5 ईयर का लॉस है, तो इक्वली उसमें डिवाइड हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि इस लॉस का हमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो यहां लिखा हुआ है ये लॉस है टू द कंपनी एंड इट इज एज्यूम्ड टू बी रिटर्न ऑफ इन द ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डिवेंचर्स। दिस राइट्स ऑफ अफेक्ट द अमाउंट ऑफ एनुअल चार्ज एंड एवरी रेवेन्यू। इससे हमारे हर साल में जो डिवेंचर या लोन की वजह से एक्सपेंस हो रहा है, जो हम एक्सपेंस को बेयर कर रहे हैं, उसकी अमाउंट में चेंजेस आते हैं। अब हम कैसे निकालते थे, पहले वाला फॉर्मूला क्या काम करता था, कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। ये था हमारा परपेचुअल डेट बिफोर टैक्स। अब यहाँ इंटरेस्ट के साथ साथ एक कॉस्ट और आ गई। कौन सी कॉस्ट आ गई, जो मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड का डिफरेंस है। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि मैच्योरिटी वैल्यू 102 है और नेट प्रोसीड 95 है, तो ये भी तो लॉस है। तो मैच्योरिटी वैल्यू, अब कई बच्चे इसे मार्केट वैल्यू कह देते हैं, तो ये मैच्योरिटी वैल्यू है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप रिडीमेबल वैल्यू बोल सकते हैं इसे। तो रिडीमेबल वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू में से नेट प्रोसीड माइनस करिए। ये इंटरेस्ट 1 ईयर का है, पर एनम का इंटरेस्ट है, तो ये लॉस भी 1 ईयर का आना चाहिए। तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कर देंगे तो 1 ईयर का लॉस आ जाएगा। डिवाइड बाय, हमने पहले नेट प्रोसीड से डिवाइड किया था, अब हमारे पास नेट प्रोसीड और मार्केट मैच्योरिटी वैल्यू है, रिडीमेबल वैल्यू है, तो इसका एवरेज ले लेंगे हम लोग। तो इसका एवरेज ले लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया, जो पहली बार देखने में लगता है कि बहुत टिपिकल सा है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत सिंपल और इजी है। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट आफ्टर टैक्स, अगर हम ये अभी हमने किसकी बात करी, बिफोर टैक्स की। इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय एवरेज अमाउंट, दैट इज मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इंटू 100। अगर हम आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, लगा सकते जो मैंने आपको मना किया था कि आप कभी भी कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स निकालना है तो कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स, ये हमने पहले परपेचुअल में यूज किया था, यहाँ नहीं कर सकते। रीजन बीइंग, अगर हमने यहाँ कर दिया तो हम इंटरेस्ट के लिए भी टैक्स बेनिफिट दे रहे होंगे, और ये जो डिफरेंस है प्रीमियम और रिडेम्पशन, इस पर भी दे रहे हैं, जबकि ये टैक्स बेनिफिट इस पे टैक्सेशन में नहीं मिलता है। तो आप अगर ऐसा कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। मुझे देखकर हैरानी होती है कि कई ऑथर ने कई बुक्स में ऐसा ही कर रखा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है।
क्योंकि इनकम टैक्स के जानकार आप भी हैं और आपको पता है कि इनकम टैक्स में पीजीपीपी के चैप्टर में पीएनएल बनाते हुए अलाउड एक्सपेंसेस में ये एक्सपेंस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कैसे अलाउ हो जाएगा, कैपिटल नेचर एक्सपेंस है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट को ही 1 - टैक्स से मल्टीप्लाई करना है, बाकी हमारा सेम फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। तो अगर कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स चाहिए तो यहाँ पर इंटरेस्ट में 1 - टैक्स की मल्टीप्लाई करिए, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा ये कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत आसान है। Since the difference of maturity value and net proceed of debt divided by the number of years does not qualify for tax deduction in determining the taxable income of the firm, hence it is not adjusted for tax. Note in case of existing debt आप मार्केट प्राइस ले सकते हैं नेट प्रोसीड की जगह। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। रेगुए लिमिटेड है, इन्होंने इशू किया है 12% डिबेंचर्स 10,000 का पार पर और एक्सपेंसेस ऑन इशू है 5%, टैक्स रेट 30% है और हमें बताना बिफोर एंड आफ्टर टैक्स अगर डिबेंचर का रिडेम्पशन होना है आफ्टर 10 ईयर। तो फेस वैल्यू 10,000 है और फ्लोटेशन कॉस्ट 5% है, पार पर है, फेस वैल्यू भी और इशू प्राइस भी 10,000 है। तो 10,000 का 5% 500 रुपीज हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट हो जाएगा। तो नेट प्रोसीड हमारे पास कितना आ जाएगा, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, तो नेट प्रोसीड 9500 हो जाएगा। अगर हमें कुछ भी नहीं बताया तो हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि जो रिडेम्पशन होना है वो पार वैल्यू पर होना है। तो मैच्योरिटी वैल्यू या रिडीमेबल वैल्यू विल बी फेस वैल्यू दैट इज 10,000, नंबर ऑफ ईयर्स इज 10। अब हम फॉर्मूला लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इज इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर डिवाइड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इन 200। तो इंटरेस्ट है हमारा 12%, 10,000 का 12% इंटरेस्ट आ जाएगा 1200 रुपीज प्लस difference between the maturity value and net proceed is 500 divided by 10 divided by maturity value is 10,000, net proceed is 9,500 divided by 2 into 100, 1200 plus 50 divided by 9750 into 100, 12.82%। कितना इजी था ना ये। तो हमने ये कंप्यूट किया है कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल का आफ्टर टैक्स निकालने के लिए आपको इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स ही करना पड़ेगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम चलेगा। बिल्कुल देखिए मैंने सेम फॉर्मूला लिख दिया और आप पूरे के पूरे कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स को 1 - टैक्स से मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। टैक्स रेट 30% है, ये 50 आया था डिवाइड बाय 9750 आया था, तो 1200 इंटू 70% दैट इज 840 प्लस 50 डिवाइड बाय 9750 इंटू 100, 890 divided by 9750 into 100, 9.128 means 9.13%। पता चला आपको कितना इजी है ये। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि इस चैनल पर आपको अलग अलग आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड और अदर वीडियोस भी मिलती रहती हैं। ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मुझे भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपको वीडियोस देने के लिए।
आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं कि वीडियो कैसी लगी, और आप साथ ही साथ किसी वीडियो के लिए रिक्वायरमेंट है तो आप बोल भी सकते हैं। अगर आप मेरी ऐप पर वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप मेरे ऐप के थ्रू स्टडी कर रहे हैं। तो आप और वीडियो भी अगर जो भी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन्होंने 7% डिवेंचर इशू किए, 100 रुपीज का एक है 6% प्रीमियम पर और 12 ईयर्स के लिए। तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो फेस वैल्यू इज 100, कुछ नहीं कहा तो एक शेयर एक डिवेंचर के हिसाब से कॉस्ट निकाल लो। इशू प्राइस 106, 6% प्रीमियम है। मैच्योरिटी वैल्यू या रिडीमेबल वैल्यू कुछ नहीं कहा जाए तो हमेशा फेस वैल्यू एज्यूम करेंगे आप कि 12 साल के बाद फेस वैल्यू पे रिडेम्पशन होगा। नंबर ऑफ ईयर्स है 12, इंटरेस्ट है 7% ऑफ 100 तो 7। टैक्स रेट नहीं दिया हमें तो हम बिफोर टैक्स ही निकालेंगे इसमें। तो कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू। असल में मैच्योरिटी वैल्यू को कई बच्चे जब मार्केट वैल्यू बोलते हैं तो मुझे गुस्सा चढ़ जाता है, इसलिए मैं रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 एवरेज निकालने के लिए इंटू 100। इंटरेस्ट इज 7, रिडीमेबल वैल्यू इज 100, नेट प्रोसीड इज 106 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 100 प्लस 106 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। तो ये तो उल्टा हमें बेनिफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया इन प्लेस ऑफ लॉस। तो 7 प्लस 6 अपॉन 12 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 103 इंटू 100। तो ये हो गया हमारा 6.5 डिवाइड बाय 103 इंटू 100। तो 6.5 डिवाइड बाय 103 इंटू 100, 6.31%। शंघाई लिमिटेड है क्वेश्चन नंबर 16 में, और ये इशू करना चाहते हैं 3000 डिवेंचर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो फेस वैल्यू 3 लाख, इंटरेस्ट 3 लाख का 9% 27,000, और इशू प्राइस 5% डिस्काउंट है, तो 5% डिस्काउंट के बाद 2,85,000 इशू प्राइस हो जाएगा। इशू एक्सपेंसेस 5% हमें दे रखा है 15,000, 3 लाख का कुछ नहीं कहा तो हम फेस वैल्यू पे एज्यूम कर रहे हैं 15,000। तो नेट प्रोसीड्स हो जाएगा 2,60,000, 2,70,000, 270 हमारे पास नेट प्रोसीड्स हो गई। रिडेम्पशन है आफ्टर 10 ईयर्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स 10 हो गए, कुछ बताया नहीं तो रिडीमेबल वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू बाहर ही रहेगी, 3 लाख हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स निकालते हैं, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इंटू 100। 27,000 into 1 minus tax rate 50% plus redeemable value 3 lakh minus net proceed 2,70,000
डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 10 डिवाइड बाय 3 lakh plus 2,70,000 divided by 2. So 27,000 into 50%, 13,500 plus 3,000 divided by 2,85,000 into 100, 16,500 divided by 2,85,000 into 100, 5.789. 5.78 टाइम में था 79%, तो 5.79% आ गया कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं है तो बिफोर टैक्स निकालने की ऐसे जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो बिफोर टैक्स निकालेंगे तो 1 माइनस टैक्स रेट वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। सपोज इसमें हमें बिफोर टैक्स निकालना है तो कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट प्लस redeemable value minus net proceed upon number of years upon redeemable value plus net proceed upon 2 into 100, 27,000 plus 3,000 divided by 2,85,000 into 100. 10.526 मतलब 10.53%। 10.53% हमारा कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा बिफोर टैक्स। यहाँ कंपनी ने 10,000 डिवेंचर्स इशू किए हैं जिसका मेच्योरिटी होना है आफ्टर 5 इयर्स। कंपनी चाहती है कि उनकी एग्जिस्टिंग डेट और मार्केट प्राइस ऑफ करंट कॉस्ट पता चले, जिसकी मार्केट प्राइस 80 है, और कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स एज्यूमिंग 35% टैक्स रेट। तो कॉस्ट ऑफ डेट अगर हमारा आफ्टर टैक्स हमें निकालना है तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस लेंगे अगर एग्जिस्टिंग शेयर के लिए निकालना है। जो नए डिवेंचर्स होते हैं उनका रिडीमेबल वैल्यू और नेट प्रोसीड लेते हैं। अगर एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स है तो उन्हें इशू तो करना नहीं है, तो इशू नहीं करना तो नेट प्रोसीड की जगह मार्केट प्राइस लेते हैं, या क्योंकि वो अब हम ना तो इशू कर रहे हैं, वो ऑलरेडी इशूड है, डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस अपॉन 2 इंटू 100। तो इंटरेस्ट है 10%, तो हमारा 1 लाख 10 लाख का 10%, तो हमारा जो अमाउंट आ जाएगा कितना आ जाएगा 1 लाख इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडेम्पशन होना है, कुछ नहीं कहा तो पार वैल्यू पर 10 लाख पर, और मार्केट प्राइस 80 है, 8 लाख डिवाइड बाय 5 इयर्स बचे हैं, $65,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाय 9 लाख इंटू 100। 11.666 मतलब 11.67%। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क ये है, यहाँ 11% हो गया और मार्केट प्राइस भी 80 है, और यहाँ पर हमें टैक्स रेट नहीं दिया शायद। तो कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा इंटरेस्ट इंटू इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन
मार्केट प्राइस लेंगे डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस अपॉन 2 इंटू 100। अच्छा, हम टोटल वैल्यू की जगह अगर पर शेयर या पर डिवेंचर एक डिवेंचर का प्राइस लेकर करेंगे तो भी आंसर सेम ही आता है। जैसे इंटरेस्ट एक डिवेंचर पे लें 100 पर 11% 11 रुपीज, रिडीमेबल वैल्यू एक की 100, मार्केट प्राइस एक डिवेंचर का 80, रिडीमेबल आर आफ्टर 5 years और 100 प्लस 80 अपॉन 2 इंटू 100। %16.67। तो सेम आंसर आया जो हमारा दिया हुआ था। अगर हम टोटल वैल्यू लेकर करते तो भी यही आंसर आता। क्वेश्चन नंबर 19, 7 ईयर 100 रुपीज के डिवेंचर हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया 7 ईयर के हैं तो n नंबर ऑफ ईयर 7 हो गया। 100 रुपीज वाले डिवेंचर हैं और ये जो बेचे जा सकते हैं ये 97.75, इसका मतलब नेट प्रोसीड्स है हमारी 97.75। कूपन रेट मतलब कि इंटरेस्ट रेट 15% है, तो 100 रुपए का एक डिवेंचर है तो इसका 15% 15 रुपए हो गया। नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं दिए तो एक ही डिवेंचर की कॉस्ट निकालेंगे। अगर नंबर ऑफ डिवेंचर दिए हों, मान लिया 10,000, तो 10,000 की जो कॉस्ट आएगी या एक डिवेंचर की कॉस्ट आएगी या 100 डिवेंचर की या 50 डिवेंचर या 25 डिवेंचर, सबकी सेम कॉस्ट आएगी क्योंकि कॉस्ट परसेंटेज में। तो आप एक की कॉस्ट निकालिए, 1000 की कॉस्ट निकालिए, सेम कॉस्ट आएगी। तो इंटरेस्ट है 15 रुपए और रिडेम्पशन है 5% प्रीमियम पर, तो मैच्योरिटी वैल्यू है 105। 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 5% प्रीमियम है तो 105 रुपए वापस करने हैं। टैक्स रेट है 50%। कंप्यूट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इंटू 100। तो इंटरेस्ट 15, टैक्स रेट 0.5, मैच्योरिटी वैल्यू 105, नेट प्रोसीड 97.75, नंबर ऑफ ईयर्स 7, 105 प्लस 97.75 अपॉन 2 इंटू 100। तो 8.42% आ जाएगा। कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, लॉस एंजलिस कंपनी है, इनके डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है, 5 साल मैच्योरिटी में बचे हुए हैं। डिवेंचर का करंट प्राइस 90 रुपीज है, फेस वैल्यू 100 है। कंपनी का रिडेम्पशन 5% प्रीमियम पर होना है। इंटरेस्ट एनुअली दिया जाता है 12% के रेट से, टैक्स रेट 35% है, कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं बच्चों, कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला लिखता हूं।
रिडेम्पशन है आफ्टर सम टाइम, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, क्योंकि इंटरेस्ट में मुझे टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। रिडेम्पशन होना है प्रीमियम पर, तो रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, तो मेरा जो एनुअल लॉस है वो आ जाएगा, लेकिन इस पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए इंटू 1 माइनस टैक्स रेट नहीं कर रहा हूँ, डिवाइड बाय इसी का एवरेज निकाल दीजिए इंटू 100। तो हमें पता होना चाहिए ये सारी की सारी वैल्यूज हैं क्या। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर निकलता है 100 पर, 100 का 12%, 12 रुपीज। टैक्स रेट क्या है 35%, 35 अपॉन 100, 0.35। रिडीमेबल वैल्यू क्या है, जो पैसा वापस करना है 5% प्रीमियम पर। नेट प्रोसीड क्या है, जितने में इशू किया है, मतलब आज का सेलिंग प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, वो दी हुई नहीं है। नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल बचे हैं 5 ईयर्स। तो इन सब वैल्यूज को मैं क्वेश्चन में फॉर्मूले में अप्लाई कर देता हूँ। 12 इंटू 1 माइनस 0.35 प्लस 105 माइनस 90 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 105 प्लस 90 अपॉन 2, और मेरा आंसर बिल्कुल आने वाला है। आप साथ साथ क्वेश्चन को करते रहिए। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, देखने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। 7.8 प्लस 105 माइनस 90 डिवाइड बाय 5, p डिवाइड बाय 105 प्लस 90 डिवाइड बाय 2, 97.5 इंटू 100 है, तो 7.8 प्लस 3 डिवाइड बाय 97.5 इंटू 100, 11.076, so the 11.08%। कॉस्ट ऑफ डेट मेरे पास आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब मैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करता हूँ। लॉस वेगास है और यहाँ पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाले हैं इस चैप्टर में आप। इन्होंने इशू किया है 10% डिवेंचर्स है, 100,000 की फेस वैल्यू है, 10 ईयर्स के बाद में रिडेम्पशन है, पार पर इशू है, फ्लोटेशन के कॉस्ट 4% है, हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो टैक्स रेट हमें दिया है या नहीं, सबसे पहले तो ये, अगर टैक्स रेट नहीं दिया है तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। रिडीमेबल या मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन n डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इंटू 100। तो इंटरेस्ट है 1000 का 10% 100, रिडीमेबल वैल्यू रिडेम्पशन है, और रिडेम्पशन कौन सी वैल्यू पर है कुछ नहीं बताया, तो पार वैल्यू, और इशू भी पार पर किया है, लेकिन फ्लोटेशन कॉस्ट 4% है, तो 1000 का 4% 40 रुपीज, तो नेट प्रोसीड हो जाएगी 960। 10 ईयर्स के बाद में इसका रिडेम्पशन है, डिवाइड बाय 1000 प्लस 960 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, तो ये हो गया 104 डिवाइड बाय 980 इंटू 100। अगर मैं सही हूँ और ये सॉल्व करके आ गया 10.612, मतलब 10.61%। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको ये बात तो पता चल चुकी होगी। बर्लिंग लिमिटेड ने इशू किए 10,000 10 ईयर के, तो n इक्वल टू 10 ईयर्स, 10 साल के बाद है, और 8% डिवेंचर्स है, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 10,000 डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिवेंचर्स हैं, 100 रुपए का है, और इस पे 8% इंटरेस्ट हो जाएगा, 80,000 रुपीज का इंटरेस्ट हो जाएगा।
ये इशू किया है 5% डिस्काउंट पर, तो इशू प्राइस 10,000 इंटू 95, तो 9,50,000 इशू प्राइस है। डिबेंचर का रिडेम्पशन 10 साल के बाद होना है और 5% प्रीमियम पर होना है, तो मैच्योरिटी वैल्यू है 10,000 इंटू 105, 10,50,000 मैच्योरिटी वैल्यू है। कॉस्ट ऑफ इशू इज 1%, तो फ्लोटेशन कॉस्ट 1% ऑफ फेस वैल्यू मान ले 10 लाख का 1% 10,000, तो नेट प्रोसीड्स हो जाएगी इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस है 9,50,000, उस पे 10,000 का और खर्चा हो गया है, तो नेट प्रोसीड हमारी 9,40,000 है। टैक्स रेट हमारा 50% है। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, कुछ नहीं कहा तो आप बिफोर आफ्टर टैक्स दोनों निकाल लीजिए। तो कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इंटू 100। तो इंटरेस्ट है 80,000, मैच्योरिटी वैल्यू है 10,50,000, नेट प्रोसीड है 9,40,000 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10,50,000 प्लस 9,40,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 9.15%। कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स निकालते हैं। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन एन अपॉन मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2। 80,000 टैक्स रेट 50% है ना, प्लस ये कितना आया था 9,000, 10,50,000 माइनस 9,40,000 डिवाइड बाय 10, अच्छा 11,000 डिवाइड बाय 1050 प्लस 940 डिवाइड बाय 2, तो ये 40 प्लस 11 51,000 अपॉन 995 इंटू 100, तो ये आ गया 5.126। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा डिफरेंट है।
यहां तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 23, मियामी लिमिटेड है, इन्होंने 1000 रुपए वाला डिबेंचर 10 साल पहले बेचा है। इंटरेस्ट रेट अब बढ़ चुके हैं तब से लेकर अब तक, और जो डिबेंचर है, अब जो नई डिबेंचर हैं वो 15% के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। 10 साल पहले हमने डिबेंचर इशू किया था 12% के हिसाब से। 10 साल पहले हमने डिबेंचर इशू किया था 12% के हिसाब से, लेकिन इंटरेस्ट रेट अब बढ़ चुके हैं, समय बदला जा चुका है, और बदले समय के हिसाब से अब हमारे जो डिबेंचर हैं वो 15% के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। हमें बताना है कि करंट इंडिकेटेड एंड एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर, आज का उसका मार्केट प्राइस क्या होगा, और क्या अगर ये डिबेंचर 750 रुपए का मिल रहा है तो क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे। अब आप मुझे बताएं, अगर एक डिबेंचर आज 15% के हिसाब से मिल रहा है तो क्या आप 12% वाला डिबेंचर खरीदना चाहेंगे? ये खरीदना चाहेंगे। 15% का ब्याज छोड़कर 12% वाली चीज खरीदना चाहेंगे आप? नहीं। एक डिबेंचर खरीदोगे तो उस पर 15% का इंटरेस्ट मिलेगा, और जो पुराने डिबेंचर हैं उन पे 12% का इंटरेस्ट मिलता है, तो 12% वाले डिबेंचर खरीदना चाहेंगे क्या? तो किस कंडीशन में खरीदोगे? सस्ता मिले। और सस्ता कितना सस्ता मिले? इतना मिले कि उस पे जो 12% का ब्याज है वो आपको 15% मिल जाए, 15% बैठे, क्योंकि 15% तो मिल ही रहा है आपको। इसका मतलब ये हो गया, आपको जो ब्याज है 1000 रुपए पे कितना मिलेगा, वो तो 12% ही देंगे आपको, तो 15% नहीं देंगे पुराने डिवेंचर पे। तो पुराने डिवेंचर पर 1000 रुपए पे 12% ही ब्याज मिलेगा। कितना? 120 रुपया ही मिलेगा। लेकिन आप इतना पैसा देने को तैयार हो जाओगे कि आपको 15% की कमाई हो, क्योंकि 15% पे और मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 15%। तो मार्केट प्राइस इतना हो कि इस पे 15% की कमाई हो जाए, और वो कमाई आपको जो मिल रही है ब्याज 120 रुपए मिल रहा है, तो 120 रुपए ही 15% हो जाए, इतने पैसे देने को तो तैयार हो। समझ रहे हो? तो मार्केट प्राइस कितना होगा? 120 रुपए डिवाइड बाय 15%, ये इधर से इधर आकर डिवाइड में 800 रुपए। अगर आप 800 रुपए खर्च करोगे तो 800 पे 15% कितना होता है? 120, और आपको मिलेगा 120 ही। इसमें मतलब आप कहोगे जी 800 रुपए देने को तैयार है, हम इससे ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि 800 से ज्यादा दोगे तो आपकी कमाई 15% से कम होगी। ये बात समझ में आती है? हाँ जी। तो आप कितना खर्च करने को तैयार हो? क्वेश्चन कह रहे हैं जी 750 में मिल रहे हैं, बताओ क्या करोगे? लपक लोगे इसे, एकदम कूद लो। 800 में खरीदने को तैयार हो, 750 का मिल रहा है, तो 750 का तो आप जरूर लेंगे। तो 750 में आप ले लेंगे। पहले पार्ट का आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है करंट इंडिकेटेड मार्केट प्राइस 800, और वुड यू बाय द डिबेंचर फॉर 750? एब्सोल्युटली यस, हम जरूर खरीदेंगे। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट ये अलग है, इसका फर्स्ट पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। क्या है? पढ़कर देखें। Assume that the debenture of company are selling at 826 and have 8 years to run maturity. 826 रुपए आज का प्राइस है,
और 8 साल बचे हैं। ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कि इंटरेस्ट रेट क्या है, ये सब कुछ तो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि 826 रुपए का आज का प्राइस है, 8 साल बचे हैं, तो हमें बताना है कि अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टर को कितनी कमाई होगी। इन्वेस्टर को, तो जो हमारी कॉस्ट है वो इन्वेस्टर की कमाई है, तो हम अपनी कॉस्ट निकाल लेते हैं, वही इन्वेस्टर की कमाई हो जाएगी। अगर यहाँ टैक्स रेट दिया होता तो भी नहीं लेते, क्योंकि इन्वेस्टर को तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसको टैक्स बेनिफिट थोड़ी ना होगा, ठीक है ना। तो यहां पर नेट प्रोसीड क्या है, 826 रुपए नेट प्रोसीड से, और पैसा 8 साल के बाद वापस देना है। ब्याज 120 रुपए है, 1000 रुपए का डिबेंचर है, 12% का ब्याज है, और रिडेम्पशन कुछ नहीं कहा, तो फेस वैल्यू 1000 रुपए वापस करने हैं। लगा दे फार्मूला, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन डिवाइड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इंटू 100, तो 120 प्लस 1000 माइनस 826 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 1000 प्लस 826 अपॉन 2 इंटू 100, है ना। क्या आया, 15.53%। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आया कि अगर हमें 826 रुपए आज का प्राइस है तो क्या कॉस्ट आएगी। टोरंटो लिमिटेड इशू करना चाहते हैं 5000 8% डिबेंचर्स, 100 रुपीज का डिस्काउंट पर। डिबेंचर का रिडेम्पशन 10 ईयर्स के बाद है। 3 रुपीज एक्सपेक्टेड है एक्सपेंसेस ऑन इशू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, टैक्स रेट दिया नहीं है, तो फॉर्मूला लिखता हूँ विदाउट टैक्सेशन, इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू या रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इंटू 100। इंटरेस्ट है 100 का है 8%, तो 8 रुपीज। रिडीमेबल वैल्यू रिडेम्पशन के लिए बता नहीं रखा है कि कौन सी वैल्यू पर रिडेम्पशन करना है, तो पार पर करना है। इशू है 10% डिस्काउंट पता 90 पर और 3 रुपीज का एक्सपेंसेस है, तो नेट प्रोसीड हो जाएगी इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट नहीं है फ्लोटेशन कॉस्ट है। 87 रुपीज हमारा नेट प्रोसीड है, और ईयर्स है 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 87 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया हमारा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 8 प्लस 100 माइनस 87, 13 डिवाइड बाय 10, 1.3 प्लस 8, 9.3 डिवाइड बाय 187 डिवाइड बाय 2, 93.5 इंटू 100, 9.3 डिवाइड बाय 93.5 इंटू 100, 9.946, मतलब 9.95%। बार्सिलोना लिमिटेड है, इन्होंने इशू किया 12% डिवेंचर्स और उसका फेस वैल्यू है 100 ईच, 95 रुपीज में इशू किया है, और इसका रिडेम्पशन 10 साल के बाद करना है 10% प्रीमियम पर। हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, इनकम टैक्स रेट 50%। तो हमें पता है कि इशू फेस वैल्यू 100 है,
इशू प्राइस 95, इंटरेस्ट 100 का 12%, 12 रुपीज, नंबर ऑफ ईयर्स 10, रिडीमेबल वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू 110, टैक्स रेट 50%। फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2। यह नेट प्रोसीड हो जाएगा इशू प्राइस 95। तो फॉर्मूला में हम इसको पुट करते हैं, सब वैल्यूज इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 110 plus 95 divided by 2 into 100। सोल्व किया अब ये 6 प्लस 15 अपॉन 10 1.5 डिवाइड बाय 110 प्लस 95 अपॉन 2 कितना आया? कितना आ गया? 7.32%। सेकेंड पार्ट, टोक्यो लिमिटेड ने इशू किया 10 लाख रुपीस का डिवेंचर्स, इसका रिडेम्पशन है आफ्टर 7 years और कंपनी 33% ब्रैकेट में है। कॉस्ट ऑफ डेट है निकालना है अगर हमने पार पर इशू किया है तो अगर हमने पार पर इशू किया है तो 10 लाख का 12% इंटरेस्ट कितना हो गया? 10 लाख का 12% 1,20,000। टैक्स रेट प्लस रिडेम्पशन पार वैल्यू पर होगा, कुछ नहीं दिया तो इशू भी पार पर किया है। यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इंटू 100। इसे सॉल्व करा, क्या आंसर आया? 8.04%। सेकंड केस देखते हैं जहां पर हमने 10% डिस्काउंट पर इशू किया है। यहाँ पर नेट प्रोसीड्स हमारी 10 लाख माइनस 10% 9 लाख आ जाएगा। नेट प्रोसीड 9 लाख आ जाएंगी, बाकी सब चीजें वही रहेंगी जो इस क्वेश्चन में है। तो 12 लाख 1,20,000 इंटू 1 माइनस 0.33 प्लस रिडीमेबल वैल्यू 10 लाख माइनस नेट प्रोसीड 9 लाख डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 10 लाख प्लस 9 लाख डिवाइड बाय 2।
ये सोल्व करके आ जाएगा 9.97%। थर्ड केस में प्रीमियम पर इशू करें 10% प्रीमियम, नेट प्रोसीड्स आ जाएंगे हमारे पास 11 लाख, $1,20,000 माइनस 0.33 प्लस 10 लाख माइनस 11 लाख डिवाइड बाय 7, 10 लाख प्लस 11 लाख डिवाइड बाय 2, 6.3%। मैक्सिको लिमिटेड है, इन्होंने इशू किया है 10 लाख रुपीस के डिवेंचर्स, जो कि है 12%, 100 ईच। डिवेंचर का जो रिडेम्पशन होना है 7 ईयर्स के बाद में होना है, 35% का टैक्स रेट है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स अगर डिवेंचर को इशू किया गया है पार पर, तो इशू किया पार पर 10% डिस्काउंट पर या 10% प्रीमियम पर। 3 हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो और सेकंड पार्ट में बोल रखा है ब्रोकरेज अगर 2% है और इशू पार पर किया है तो क्या होगा। तो ये बात की बात है, पहले हम फर्स्ट पार्ट में ABC 3 पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में ए हमने इशू किया है पार पर, टैक्स रेट दिया है तो कॉस्ट ऑफ डेट हो जाएगा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड ऑन 2 इंटू 100। इंटरेस्ट है 12%, और अगर हम 10 लाख का 12% निकालते हैं तो वो आता है 1,20,000। टैक्स रेट 35%। रिडीमेबल वैल्यू, रिडेम्पशन की वैल्यू कुछ बता नहीं रखी, जब हमें क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं बता रखी होती तो वो पार वैल्यू होती है। 10 लाख इशू पार पर किया है, कोई इशू एक्सपेंसेस नहीं है, तो नेट प्रोसीड भी 10 लाख है, डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 10 लाख प्लस 10 लाख डिवाइड बाय 2 इंटू 100। तो 1,20,000 इंटू 0.65 78,000 प्लस ये तो जीरो हो गया और डिवाइड बाय 10 लाख ही रहेगा इंटू 100। तो ये आ गया हमारा 7.8%। यही आंसर यहाँ दिया है। तो फर्स्ट पार्ट का ए सेक्शन में जहाँ पर इशू पार पर किया हो तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई 7.8%। अब हम बात करते हैं बी केस की। फर्स्ट का बी, यहाँ पर 10% डिस्काउंट पर इशू किया है, तो 1,20,000 है, तो ये 1,20,000 ही रहेगा इंटू 1 माइनस टैक्स रेट यही रहेगा, प्लस रिडीमेबल वैल्यू तो 10 लाख ही है, माइनस इशू प्राइस, इशू है 10% डिस्काउंट पर तो 9 लाख डिवाइड बाय 7, और यहाँ आ जाएगा 10 लाख प्लस 9 लाख डिवाइड बाय 2 इंटू 100।
78,000 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 7, 14,285.7, तो 14,286 डिवाइड बाय 9,50,000 into 100, 78,000 plus 14,286 divided by 9,50,000 into 100, 9.714 मतलब 9.71%। ये बी पार्ट का आंसर आ गया। बच्चों करते हैं सी पार्ट। फर्स्ट का सी, 10% प्रीमियम पर इशू किया गया हो तो फॉर्मूले में इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस 10 लाख रिडीमेबल वैल्यू और 11 लाख नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 10 लाख प्लस 11 लाख डिवाइड बाय 2 इंटू 100 तो है ही, तो 78,000 यहाँ पर प्लस हुआ था, यहाँ क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बढ़ी है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस 14,286 डिवाइड बाय 10,50,000 इंटू 100, 78,000 माइनस 14,286 डिवाइड बाय 10,50,000 100, 6.068, 6.07%। ये फर्स्ट का ABC हो गया। अब इसमें सेकंड है, अगर ब्रोकरेज 2% के हिसाब से दी जाए और इशू पार्ट पर किया गया है तो क्या होगा। तो फॉर्मूला तो यही है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन n ऑन रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 इंटू 100। तो यहाँ पर नेट प्रोसीड क्या हो जाएगा, 10 लाख माइनस 2% ब्रोकरेज, आर पर इशू किया है और 2% ब्रोकरेज है, हमारे पास 9,80,000 रुपीज नेट प्रोसीड आएंगे। तो फॉर्मूले में आ जाएगा ये पूरा सॉल्व करके 78,000, रिडीमेबल वैल्यू 10 लाख है और नेट प्रोसीड है 9,80,000 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 10 लाख प्लस 9,80,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। तो सॉल्व किया, 78,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाय 7, 2857 डिवाइड बाय 9,90,000 इंटू 100, ये हो गया 80,857 डिवाइड बाय 9,90,000 इंटू 100, 8.167, 8.17%। ये था क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें अलग अलग केसेस में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना था। सीओ लिमिटेड ने इशू किए हैं 1,010% डिबेंचर्स 100 ईच प्रीमियम पर, मैच्योरिटी है 10 इयर्स की, कॉस्ट ऑफ इशू 2%, टैक्स रेट 30%, हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। AD इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय n डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड ऑन 2 इंटू 100। इंटरेस्ट हम चाहें तो टोटल वैल्यू जो है उसके ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और चाहे तो वन डिवेंचर के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें टोटल डिवेंचर दिए हैं तो हम टोटल वैल्यू भी लिख सकते हैं।
1 लाख का 10% 10,000 होता है, तो इंटरेस्ट 10,000 हो गया, टैक्स रेट 30%। रिडीमेबल वैल्यू तो इशू किए प्रीमियम पर मैच्योरिटी पीरियड है और कुछ बता नहीं रखा है। इन केस हमें क्वेश्चन में कुछ बता नहीं रखा होता है तो हम एज्यूम करते हैं कि पार पर ही रिडेम्पशन है। 1 लाख माइनस नेट प्रोसीड, इशू प्राइस है 1,05,000, प्रीमियम पर है, और कॉस्ट ऑफ इशू 2% है, कुछ नहीं कहा तो इशू प्राइस की जगह फेस वैल्यू का 2% ले लेते, तो 1,03,000 रुपीज हमारी नेट प्रोसीड हो गई। मैच्योरिटी टाइम है 10 ईयर्स, डिवाइड बाय 1 लाख प्लस 1,03,000 टू 7,000 प्लस 3,000 डिवाइड बाय 10, 300 डिवाइड बाय 1,01,500, और 7,300 डिवाइड बाय 1,01,500 इंटू 100, 7 पॉइंट नहीं 7,000, ये आ रहा है 7,000 इंटरेस्ट, सॉरी अच्छा इंटरेस्ट तो ठीक है, और रिडेम्पशन है 10 ईयर्स के बाद, मैच्योरिटी है, और फर्म का टैक्स रेट है, तो ये है 1 लाख। ओके, ये माइनस आ जाएगा, -300, तो 6,700 डिवाइड बाय 1,01,500 इंटू 100, 6.6%। वैसे टैक्स रेट नहीं है तो हमें बिफोर टैक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में सॉल्यूशन में दिया हुआ है कि कैसे बिफोर टैक्स भी निकालना है, वो आपको मैंने सिखा रखा है। बिफोर टैक्स के लिए हम लोगों को यहाँ पर इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है और 1 माइनस टैक्स अप्लाई नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 28, एथेंक्स लिमिटेड है, इन्होंने 10,000 डिवेंचर इशू किए प्रीमियम पर, डिवेंचर का रिडेम्पशन 10 ईयर्स के बाद प्रीमियम पर है, और कॉस्ट ऑफ इशू 2% है, टैक्स रेट 50% है। यहाँ पर बोला गया है कि बिफोर एंड आफ्टर टैक्स आप निकालिए कॉस्ट ऑफ डेट, तो कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स पहले निकालते हैं, इंटरेस्ट प्लस redeemable value minus net proceed upon number of years divided by redeemable value plus net proceed upon 2 into 100। तो इंटरेस्ट है 10,000 इंटू 100, मतलब 10 लाख का 10% 1 लाख, प्लस इशू है पार पर रिडेम्पशन, इशू भी प्रीमियम पर है, रिडेम्पशन भी प्रीमियम है, और रिडेम्पशन है 4%। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो 10 लाख के डिवेंचर है उनका रिडेम्पशन 10,000 को 1.4%, 10,40,000 में रिडेम्पशन करना है, और नेट प्रोसीड है इशू किया है 6%, मतलब 10,60,000 पर, और इशू है 2%, तो इसका मतलब कि नेट प्रोसीड भी 10,40,000 है, डिवाइड बाय 10, और 10,40,000 प्लस 10,40,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, ये हो गया 1 लाख, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 लाख 10,40,000 इंटू 100, तो 1 लाख डिवाइड बाय 10,40,000 इंटू 100, 9.615, मतलब 9.62%। ये था कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स की। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन on redeemable value plus net proceed upon 2 into 100।
इंटरेस्ट है 1 लाख, टैक्स रेट है 50%, ये तो 0 हो ही जाएगा, डिवाइड बाय 10,40,000 आएगा इंटू 100। ये हो गया 50,000 डिवाइड बाय 10,40,000 200। 4.807 मतलब 4.81%। तो ये बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स आ गए कॉस्ट ऑफ डेट। क्वेश्चन नंबर 29, Jerusalem Limited is planning to purchase suitable land for the apartment project for which is a required 100 lakhs. Construction cost will be made by payment from the allotee from time to time as per the requirement. In order to raise rupees 100 lakhs, it is proposed to flat 15% of the face value of 100 each, redeemable at par at the end of 5 years. Flotation cost is 10%. Corporation tax is 35%. KD is interest into 1 minus tax rate plus redeemable value minus net proceed upon number of years divided by redeemable value plus net proceed upon 200. तो इंटरेस्ट है 100 लाख का 15%, मतलब 15 लाख, टैक्स रेट है 35%, रिडीमेबल वैल्यू तो रिडीमेबल एट पार है 100 लैक्स, नेट प्रोसीड 10% रोटेशन कॉस्ट है, तो इसका मतलब इशू करने पर हमारी जेब में जो आएंगे वो 90 रुपीज़ आएंगे और लाइफ है 5 years डिवाइड बाय 100 प्लस 90 अपॉन 2 इंटू 100। तो 15 इंटू 0.65 9.75 प्लस 5 अपॉन 10 अपॉन 5 2 divided by 95 into 100. 11.75 divided by 95 into 100. 12.368 or 12.37%. यहाँ लिखा दिल्ली कॉर्पोरेशन हैज 2 टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स और दोनों का हमें इंफॉर्मेशन दिया है। फाइंड आउट करंट कंबाइंड कॉस्ट ऑफ बोथ टाइप। हमें अलग अलग नहीं निकालनी है कॉस्ट, इसमें कंबाइंड कॉस्ट निकालनी। और यहाँ पर हम लोगों को ये नहीं बता रखा कि कितने टाइम के बाद में हम लोगों को कन्वर्ट करना है या रिडेम्पशन है, तो हम इसे परपेचुअल की तरह ही ट्रीट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू 200 लाख है। हम ये मानते हैं कि जो मैच्योरिटी वैल्यू है, अच्छा यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू भी दिया हुआ है और मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% और यील्ड टू मैच्योरिटी है 10%। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू पर 9% निकाल लें, जैसे यहाँ पर है इंटरेस्ट निकालना है हमें, मैच्योरिटी वैल्यू 200 लाख है, 200 लैक्स का या तो 9% निकाल लें, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से निकालेंगे इंटरेस्ट तो हमें यील्ड टू मैच्योरिटी यूज करना पड़ेगा, 180 लैक्स इंटू 10%। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, 18 लैक्स। क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है इसलिए दोनों ही 11% दिया हुआ है। तो नॉन कन्वर्टेबल का इंटरेस्ट आ गया 11 लाख, टोटल 18 प्लस 11, टोटल इंटरेस्ट आ गया हमारा 29 लैक्स। तो अब हम कॉस्ट ऑफ डेट निकाल लेते। इंटरेस्ट अपॉन
नेट प्रोसीड नहीं दे रखा होता तो हम नेट प्रोसीड की जगह मार्केट वैल्यू को यूज करते। तो याद रखिए हमेशा अगर हमें नेट प्रोसीड नहीं दिया तो हम मानते हैं कि मार्केट वैल्यू पे ही शेयर या डिवेंचर को इशू किया हमने। इंटरेस्ट है 29 और मार्केट वैल्यू है 180 प्लस 100, तो 29 अपॉन 280 इंटू 100 कितना आ गया %। देखिए एक होता है नॉमिनल कॉस्ट और एक होती है रियल कॉस्ट। नॉमिनल कॉस्ट का मतलब जो एक्चुअल में आपकी जेब से जा रहा है, जैसे आप 100 रुपए दे रहे हैं तो 100 रुपए, 10% दे रहे हैं तो 10%, वो तो नॉमिनल हो जाता है। लेकिन अगर हम उसे रियल टर्म्स में देखें कि भैया इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट कंसीडर करने के बाद में, तो हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ लिखा है नॉमिनल और रियल कॉस्ट के बारे में, द रियल कॉस्ट ऑफ दैट विल बी लेस देन द नॉमिनल कॉस्ट, क्योंकि इन्वेस्टर को हम कंपनसेट नहीं करते हैं इन्फ्लेशन की वजह से। अगर हमने कोई डिवेंचर इशू किया और डिवेंचर पर हम 10% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो हम हर साल उस पर 10% का इंटरेस्ट रेट ही देते हैं, चाहे इन्फ्लेशन की वजह से और चीज़ों में उसका परचेजिंग पावर कम हो रहा है। आज अगर हम किसी को 1000 रुपीज़ का इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और 5 साल के बाद अगर हम फिर भी उसे 1000 रुपये का इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसकी एक्चुअल में वैल्यू कम है। तो रियल इंटरेस्ट इनकम या रियल कॉस्ट कम हो जाती है कंपनी के लिए और इनकम कम हो जाती है इन्वेस्टर के लिए। तो रियल कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन द नॉमिनल कॉस्ट। तो हमें कैसे निकालना होगा, 1 प्लस नॉर्मल या नॉमिनल कॉस्ट डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट और फिर -1 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देख सकते हैं हम। कैपटाउन लिमिटेड है, इन्होंने इशू किया 14% डिवेंचर्स। तो अगर हम 1 प्लस नॉमिनल रेट है 14%, तो 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट -1 करें तो ये हमारे पास रियल कॉस्ट आ जाएगी। हमारी रियल कॉस्ट कम आ रही है। तो रियल कॉस्ट क्या आ गई हमारी, 1.14 डिवाइड बाय 1.05 -1 इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है तो 8.57%। तो एक्चुअल में इन्फ्लेशन की वजह से जो हमारी 14% कॉस्ट थी वो कम होकर 8.57% रह गई। देखिए अभी तक हम जो कॉस्ट निकाल रहे हैं वो नॉमिनल कॉस्ट और रियल कॉस्ट की बात हम करते हैं। The real cost of the debt will be less than nominal cost as investors are not compensated for the realization drop in the value of their funds। तो ये लिखा है कि हम नॉमिनल कॉस्ट निकालते हैं अभी तक, लेकिन रियलिटी में उसे कमाई कम होगी, क्योंकि हम जो उसका पैसा इकट्ठा रहा, हम उसके बदले में जो पैसा दे रहे हैं, इन्फ्लेशन का इफेक्ट तो हम उसे वापस दे नहीं रहे, हम उसे केवल उसका पैसा जो है वो वापस दे रहे हैं। इन्फ्लेशन की वजह से उससे जो, देखो आपने 1,00,000 रुपए लगाए और आपको मान लिया 10% का इंटरेस्ट मिला, तो 1,10,000 वापस आ गए। तो नॉमिनल वैल्यू देखें तो आपको 10% की कमाई हो गई, 1,00,000 का 1,10 बन गया। लेकिन जो सामान 1 साल पहले 1,00,000 का आता था, वो सामान आज की डेट में 1,08,000 रुपए का आता है और आपके पास 1,10,000 आया। तो रियलिटी में आपको केवल 2,000 की कमाई हुई है, ना कि 10,000 की। तो नॉमिनल वैल्यू तो 10,000 है, लेकिन रियल वैल्यू 2,000 ही है। तो रियल अर्निंग कितनी हुई, तो उसे निकालने के लिए हमने जो अभी अभी निकाली है नॉमिनल या नॉर्मल कॉस्ट, 1 प्लस करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट से जो आएगा उसे 1 माइनस कर देंगे। जैसे कि अभी अभी हमने मान लिया कॉस्ट, ये 14% की कॉस्ट हमें दे रखी है, केडी केडी कितना है 14%। तो फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस नॉर्मल रेट। तो 1 प्लस नॉर्मल रेट कितना हो गया 1.14 डिवाइड बाय 1 प्लस
इन्फ्लेशन रेट कितनी है, तो डिवाइड बाय 1.05 माइनस 1, तो आंसर आया 0.0857। 100 निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज निकालने के लिए, तो दिखाई तो दे रहा है 14%, लेकिन 5% महंगाई है, तो कायदे से हमें जो कमाई हुई है केवल 8.57% की कमाई। ठीक है, जैसे हमें अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया है ना, ये क्वेश्चन हमने जैसे एक करा, क्वेश्चन नंबर 23, उसमें कॉस्ट ऑफ डेट हमारा क्या आ रहा है 5.26%। मान लिया क्वेश्चन में कहा जाए कि इन्फ्लेशन 3% है, तो रियल अर्निंग क्या होगी, तो हम क्या करेंगे 1.05126 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट माइनस 1 इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज में निकालने के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला समझ में आया आपको। तो हमें पहले का काम तो करना ही है, प्लस एडिशनल एक काम करना है रियल कॉस्ट निकालने के लिए। हाँ, हम रियल कॉस्ट आफ्टर टैक्स निकालना चाहते हैं या रियल कॉस्ट बिफोर टैक्स निकालना चाहते हैं, ये वाली बात है ना। हमारी रियल कॉस्ट कितनी है, पहले जो नॉर्मल करते हो वो करो, लास्ट में फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स जो मैं बता रहा था ना, लंबा वाला मेथड है ना, उसका शॉर्टकट हमने अभी फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। एक चैप्टर अलग होता है कई बुक्स में या कोर्स में, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स का अलग से चैप्टर होता है, लेकिन हम वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स इस चैप्टर में और अलग अलग चैप्टर में मिलाकर ग्रेजुअली अपने आप कंप्लीट कर लेंगे। अलग से हम एक चैप्टर नहीं लिख रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स का, अलग से होता है चैप्टर, लेकिन वो हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, it is comparatively easier to find out the present value of the bonds in its cash flow and discount rate can be determined easily। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड होता है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स होता है, वो सब इसी में कवर कर दिया, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको। वैल्यूएशन मतलब आपका फॉर्मूला है, अभी अभी हमने देखा एक, क्या फॉर्मूला था, सिंपल इररिडीमेबल डेट का केडी बिफोर टैक्स अगर मैं कहूं, तो वैल्यूएशन मतलब नेट प्रोसीड की वैल्यू निकालना है। तो हमें केडी दिया होगा अगर, तो नेट प्रोसीड तो ये है नेट प्रोसीड, ये वैल्यूएशन हो गया। समझ में आ रही है, तो वैल्यूएशन का मतलब उसके आज की वैल्यू, तो नेट प्रोसीड ही तो लेते हैं हम आज की वैल्यू वैसे। और हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल में। If there is no risk of default, then there is no difficulty in calculating the cash flow associated with a bond। हमें पहले ही पता 5 साल के बॉन्ड है मान लिया, तो आपको पता है ना 5 साल में ब्याज कब कब मिलेगा, और रिडेम्पशन पर मैच्योरिटी वैल्यू क्या मिलेगी, तो फॉर्मूला मैच्योरिटी वैल्यू वाला भी लगा सकते हो, लेकिन वो कौन सा, वो जो फॉर्मूला हमने लगाया था वो कहां से निकला वो सीखना है। द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कंसिस्ट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट, हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, या हम इंटरेस्ट देंगे, ये मानो हम कंपनी के हिसाब से बात करें तो हम हर साल इंटरेस्ट देंगे, इन्वेस्टर के हिसाब से बात करें तो हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम हर साल क्या देंगे इंटरेस्ट, और साथ में क्या देंगे प्रिंसिपल की रीपेमेंट मतलब मैच्योरिटी वैल्यू। द एप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन और डिस्काउंट रेट वुड डिपेंड अपॉन द रिस्क ऑफ द बॉन्ड। The risk in holding a government bond is less than the risk associated with debenture issued by a company. Therefore, a lower discount rate
वुड बी अप्लाइड टू द कैश फ्लो गवर्नमेंट बॉन्ड एंड हायर डिस्काउंट रेट फॉर कंपनी। ये क्या रखा है कि केडी, हमारे बिजनेस में ज्यादा रिस्क है तो केडी ज्यादा होगा, डिस्काउंट रेट मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, तो हमारे बिजनेस में डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा होगा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कम होगा क्योंकि वहां रिस्क नहीं है, हमारा बिजनेस में रिस्क है। तो एमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम बॉन्ड का पैसा एक साथ भी दिया जा सकता है 5 साल 10 साल बाद, हर साल भी थोड़ा थोड़ा करके रीपेमेंट हो सकता है। तो लिखा है कि हम एमोर्टाइज एवरी ईयर कर सकते हैं, प्रिंसिपल की रीपेमेंट हर साल भी कर सकते हैं और एक साथ मैच्योरिटी पर भी कर सकते हैं। In a situation, the principal will go with the annual payment and interest will be computed on the outstanding amount. The cash flow of the bonds will be uneven. हमने अभी अभी जो क्वेश्चन करा रिडीमेबल, फॉर्मूला लगाया, इंटरेस्ट इंटू 1/x प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन, ये सब लगाया। कब? सारा पैसा एक साथ वापस दे रहे हैं और एक साथ ना दे, हर साल हम थोड़ा थोड़ा वापस कर रहे थे। हमारे 10,000 डिवेंचर है, हम हर साल 2-2 हजार के डिवेंचर का रिडेम्पशन करना शुरू कर दें तो फिर हमारा अलग तरीका होगा, वो तो नहीं कर सकते फॉर्मूला, वो तो एक साल लमसम पेमेंट करने पे। तो वो फॉर्मूला भी कहां से निकला? यहां से निकला। ये फॉर्मूला क्या है देखो, आपको पता प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है? प्रेजेंट वैल्यू होती है फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस रेट पावर n। इसे समझते हैं थोड़ा सा और। आपको याद है कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n, ये होता है, याद है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला? प्रिंसिपल जो आज पैसा जमा करोगे, अमाउंट जो फ्यूचर में मिलेगी, तो अमाउंट जो फ्यूचर में मिलेगी वो क्या? फ्यूचर वैल्यू। जो आज जमा करोगे वो क्या? प्रेजेंट वैल्यू। 1 प्लस रेट पावर n अपॉन 100 लिखे ना लिखे हमें पता है कि 100 करना है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू है। तो अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू ये इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस रेट की पावर n। यही मैंने यहां लिखा है। तो ये बात समझ में आई? अब फ्यूचर में जो जो मिलेगा एक साल के बाद, C1 एक साल बाद कैश जो देना है, आपने एक तो इंटरेस्ट देना है और एक प्रिंसिपल अमाउंट देनी है, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस केडी, कॉस्ट ऑफ डेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालो, फिर 2 साल बाद जो देना उसकी प्रेजेंट वैल्यू, 3 साल बाद जो देना उसकी, ऐसे करते रहो। जो प्रेजेंट वैल्यू का सम आएगा वो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड होगी। समझ रहे हो? जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा, एक शॉर्टकट में बताता हूं। मान लिया एक क्वेश्चन है जिसमें 1000 रुपए के बॉन्ड है, इंटरेस्ट रेट 10% है और 5 साल के बाद हमें रिडीम करना है ना, तो उसकी वैल्यू निकालनी। तो कैसे आएगी? 1000 पे 10% का इंटरेस्ट कितना बैठेगा? 100 रुपए। तो एक साल के बाद 100 रुपए देना है। केडी मान लिया 8% है, तो 100 अपॉन 1.08 की पावर 1 एक साल बाद देंगे। दूसरे साल के बाद देंगे 100 अपॉन 1.08 की पावर 2। तीसरे साल बाद 100 अपॉन 1.08 की पावर 3। चौथे साल के बाद 100 अपॉन 108 की पावर 4 प्लस 5वें साल में 1000 रुपए भी वापस करेंगे और 100 रुपए का ब्याज भी देंगे। 1100 रुपए डिवाइड बाय 1.08 की पावर 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड होगी। जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है। सपोज क्वेश्चन में बोला जाए कि हम हर साल 200 रुपए के डिवेंचर वापस कर रहे हैं, तो यहां क्या हो जाएगा? 200 प्लस 100। ठीक है, समझ में आया? फिर 800 पे ब्याज लगेगा, 800 पे ब्याज लगेगा 80 रुपए।
तो 200 प्लस 80, 200 प्लस 60, 200 प्लस 40 और 200 प्लस 20। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड करने वाले। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 31A। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और वो चाह रहे हैं कि 5 साल वाला बॉन्ड जो 5,000 का है, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसकी अमाउंट लाइफ के दौरान एमोटाइज्ड इक्वली, मतलब हर साल 5-5 साल 1,000 रुपए हर साल वापस भी दिए जाएंगे, है ना। और बताइए व्हाट इज द बॉन्ड्स प्रेजेंट वैल्यू, आज उसकी वैल्यू क्या है। अगर इन्वेस्टर को 6% की कमाई चाहिए, मतलब इन्वेस्टर की कमाई हमारी कॉस्ट ऑफ डेट, तो केडी दिया है, वैल्यूएशन पूछा है, समझ रहे हो। तो हर साल कितना पैसा हो गया, नंबर ऑफ ईयर क्या हो गया 5। अभी अभी मैंने ये जो बताया ऐसे ही तो करना। देखो कितने साल बाद है, 5 साल, है ना। तो पहले साल बाद कितना पैसा वापस देना है, 1,000 प्लस ब्याज कितना होगा, 5,000 का 8%, 400 रुपए, 5,000 का 8%। और रेट ऑफ इंटरेस्ट केडी क्या है, 6%। फिर 4,000 का 8% प्लस 1,000 रुपए वापस देने। ठीक है, फिर ऐसे ही करते जाएंगे, 1,000 का प्लस 240 प्लस 1,000 प्लस 160 प्लस 80। इस सब का आंसर जो आएगा वही हमारा आंसर है। इसे टेबुलर फॉर्म में बना सकते हैं आसान बनाने के लिए। ईयर 1 2 3 4 5 लिख दिया, कैश फ्लो लिख दिया, 1,000 प्लस 400 1,400, ये ऐसे लिख दिया। टेबुलर फॉर्म में थोड़ा आसान हो जाता है। ये जो हम डिवाइड कर रहे हैं ना, 1 डिवाइड बाय 1.06 की पावर 1, 1.06 की पावर 2, इसे हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कैसे आता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? अभी अभी हमने देखा 1/1 प्लस रेट की पावर n होता है। 6% है, कैलकुलेटर उठाइए, कैलकुलेटर पर लिखिए 1 डिवाइड बाय 1.06 इक्वल टू, करिए कैलकुलेटर पे, क्या आ रहा है, ये आ रहा है। एक बार इक्वल टू का बटन और दबा दो, एक बार और इक्वल टू का बटन दबाओ, एक बार और इक्वल टू का बटन, एक बार और इक्वल टू का बटन, फिर से करके देखो। हमारा फॉर्मूला है 1/1 प्लस r की पावर n। r का सेंस है r/100, है ना। तो कैलकुलेटर पर जैसे ही आप करोगे 1 डिवाइड बाय 1.06 इक्वल टू, तो हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेनी होती है हमेशा। तो 1 डिवाइड बाय 1.06 इक्वल टू करते जाओ, क्योंकि जो हमने ये लिखा है फॉर्मूला, ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1400 इंटू 1/1.06 की पावर 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 1320 इंटू 1/1.06 की पावर 2, ये लिख सकते हैं या नहीं। अब इसे क्या लिख सकते हैं 1400 इंटू 1/1.06, क्या आया 0.943 प्लस 1320 इंटू, ये क्या आया था 0.8, यही तो आया। तो ये हम इस स्टाइल से लिख रहे हैं। हमने क्या करा, पहले सारा कैश फ्लो लिख लिया, फिर उसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या बता रहा है,
कि 1 रुपया 1 साल बाद का आज का 94 पैसे, 1 रुपया 2 साल बाद का आज का 89 पैसे, 1 रुपया 3 साल बाद का आज का 84 पैसे। तो इसे हमने कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आज की वैल्यू आ गई। जो 1 साल बाद मिल रहा है हमें 1400, उसकी आज की वैल्यू 1320 है। जो 2 साल बाद 1320 मिल रहा है उसकी आज की वैल्यू 1175 है। इन सबका टोटल करा 5262 आया। आप ऐसा टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा टेबुलर फॉर्म में तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन ऐसा करना, मैं कहूं ऐसा करने से बचिए, टेबल बनाइए, धड़ाधड़ हो जाएगा फटाफट। तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? जब हर साल वापस हो रहा है पैसा। सपोज एक साथ वापस हो रहा था तो हम वही फॉर्मूला लगा देते। कौन सा? देखो, केडी का क्या फॉर्मूला था? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस। तो हम पता है क्या करते? केडी हमें दिया हुआ ये लिख देते, नेट प्रोसीड ही तो निकालना है, तो नेट प्रोसीड इस फॉर्मूले से निकाल लेते तो जल्दी निकल जाता। चाहे तो हम इससे भी निकाल सकते थे, टेबुलर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम हर साल पैसा वापस दे रहे हैं फिर हमारे पास यही तरीका है, कोई और मेथड नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये था वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। सर जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें आपने कहा था कि 200 रुपए दे दिए तो बाकी के बचे हुए पैसे पे 800 पे इंटरेस्ट लगाया। इसमें भी यही करा इसमें आपने पहले पूरा 5000 का इंटरेस्ट लगा दिया, 1000 रुपए दे दिए। भैया। 1000 रुपए पहले साल, आज की डेट में आपने कितने के डिवेंचर इशू करे? बॉन्ड 5000 के। तो इंटरेस्ट किस पे दोगे? फिर 1000 रुपए वापस दे दिए तो अगले साल इंटरेस्ट कितने पे दोगे? तो अगले साल 4000 पे तो लगाया इंटरेस्ट। उसमें भी यही करा था। पहले बताओ, 200 रुपए 1000 रुपए का था, तो ये भैया तुम ये नहीं देख रहे, ये इंटरेस्ट तो 1000 पे लगा रखा है, ये 800 पे लगा रखा है, ये 600 पे लगा रखा है। ऐसे ही तो करा था।